उठा कर रहा है। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए क्रैश कोर्स वाले वीडियो में। और बहुत ही सौभाग्यवश की बात है कि हम दोबारा से इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और साथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, क्योंकि लास्ट में जो मैंने आपको जो 3.5 आवर्स का जो वीडियो अपलोड किया था, कुछ इश्यू हुआ है उसमें। एग्जैक्ट मुझे भी नहीं समझ में आया क्या इश्यू, क्योंकि एडिटिंग तक सब ठीक ही था। बट फाइनल वर्जन जो यूट्यूब पे अपलोड हुआ है उसमें लास्ट के जो हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो पार्ट है उसमें साउंड बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो आप लोगों ने जब कमेंट किया तो मैंने भी चेक किया और वही सेम चीज़ मुझे भी फेस करने को मिली। इसका मतलब कोई भी स्टूडेंट उसे वो ऑडिबल तो है नहीं किसी के लिए, तो फिर जब ऑडिबल ही नहीं है वीडियो में तो फिर वो किसी काम का होगा नहीं। तो उसको मैं एडिट करके वो पार्ट कोशिश करूंगा कि यूट्यूब से निकाल दिया जाए उसको, क्योंकि वो यूजलेस है बिल्कुल। और बाकी अभी हम दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये आपके लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि जब मैं किसी भी टॉपिक को दोबारा पढ़ाता हूँ तो वो टॉपिक और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक बाई नेचर है, मतलब यदि पहले मैंने किसी को पढ़ाया फिर दोबारा से उसी को पढ़ा रहा हूँ तो वैसे तो ये टॉपिक कई बार पढ़ा चुका हूँ, बट एक चीज़ होता है कि जस्ट मैंने अभी पढ़ाया और फिर जस्ट तुरंत बाद मुझे वो चीज़ दोबारा पढ़ाना है, देन इसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ जाता है। तो ये लेक्चर पिछले लेक्चर से तो डेफिनेटली बहुत बेटर होने वाला है। हो सकता है आपको वो एक्स्ट्रा चीज़ें भी देखने को मिले जो यहाँ स्लाइड्स पे ऐड नहीं भी की गई है। चलो देखते हैं, डिपेंड करता है कि अब क्या क्या चीज़ें इसमें आ पाती हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग जो ओवरव्यू ले रहे हैं चैप्टर में कि क्या हमें पढ़ने को मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पर 3 तरह के कंपाउंड्स हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना होता है। जैसे नाम अगर आपको पता हो मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। पहले तो हमें अमोनिया के बारे में जानना है, उसका प्रिपरेशन, इंडस्ट्रियल और लैबोरेटरी प्रिपरेशन दोनों ही हम यहाँ पे समझेंगे। उसके यूज़ के बारे में समझेंगे। कूलिंग एजेंट जो होता है अमोनिया कैसे यूज़ होता है उसके बारे में समझेंगे। इसके बाद हमें सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में देखना है, जो कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू तैयार किया जाता है। और हमारे पास नाइट्रिक एसिड है, उसका भी कुछ प्रिपरेशन हमें देखना है। इनकी प्रॉपर्टीज हमें देखनी है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सभी के सभी। एक छोटा सा HCl भी आता है, वो भी हम देख लेंगे, बहुत छोटा सा टॉपिक है वो। एंड इन सब के अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है हमारा पास नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस से रिलेटेड बहुत सारी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन आपको पढ़नी है। एंड मेनली इनका जो केमिकल रिएक्शन होता है नाइट्रोजन का, इनके केमिकल प्रॉपर्टीज, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस साल आपके लिए। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, कॉपी कलम निकाल लीजिए, चीज़ों को मेरे साथ लिखना शुरू कीजिए एंड मज़े से लेक्चर को एंजॉय कीजिए एंड फोड़ के आना है एग्जाम में। इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग इसलिए क्योंकि एग्जाम में मज़ेदार मज़े से फोड़ना है बहुत अच्छे से। जितने भी मार्क्स आने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हम सभी के सभी स्कोर करेंगे, क्योंकि मेरा टारगेट वही है, एक भी टॉपिक यहाँ से आपसे मिस ना हो। ओके, चलो डिफिनेशन का पार्ट देखते हैं जो कि बहुत ही इजी है। व्हाट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो समझते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the properties and behavior of inorganic chemistry, which includes metals, minerals and organometallic compound like organic chemistry, which focuses on carbon containing compounds. Inorganic compounds encompasses a wide range of substances that do not primarily contain carbon। ये चीज है। तो बहुत सिंपल चीज है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी किस पे डील करती है, मेनली मेटल एंड नॉन मेटल के साथ डील करती है। एंड ऑर्गेनोमेटेलिक, आपने एक वर्ड यहाँ पे भी सुना होगा, ये टर्म्स ऑर्गेनोमेटेलिक का मतलब ये है कि कोई भी कार्बन कंपाउंड के साथ डायरेक्टली एक मेटल जोड़ दे, जैसे कि मैग्नीशियम एक मेटल डायरेक्ट उसमें जुड़ जाए, कैल्शियम आप जोड़ दो वो एक मेटल है। तो ये चीजें क्या है, अगर आपने डायरेक्ट कोई मेटल ऐड कर दिया कार्बन के साथ तो उस कंपाउंड को हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक। तो वो भी हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं उसके बारे में, बट फिलहाल ये आपके सिलेबस पे है नहीं अभी। हमारा मेन फोकस मेटल एंड नॉन मेटल के ऊपर रहने वाला है। जैसा हमने पीरियोडिक टेबल में देखा कि मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में कहाँ कहाँ चर्चा होती, वो सारे एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। ओके, क्लियर है। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, वहां पे सिर्फ कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन से जो कंपाउंड बने होते हैं उनके बारे में बात होती है। अब उनको छोड़ के जो भी चीजें बच गई दुनिया जहान में वो सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम डिस्कशन में लेते हैं। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्रूशियल रोल प्ले करता है इन वेरियस इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, अमोनिया से भी खाद बनता है। यूरिया, अच्छा मैं भूल गया, यूरिया का प्रिपरेशन भी हमें देखना है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देन फार्माक्यूटिकल में हमारी यूज होती है, मेडिकल इंडस्ट्री में, मेटेरियल साइंस मेटलर्जी वाले पार्ट में भी हम इसका यूज करते हैं, जैसा हमने देखा था अभी। तो बहुत सारे जो आपके सिलेबस में है नहीं, वहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज होता है, जो मेटलर्जी में एक प्यूरिफाइंग प्रोसेस है बेसिकली, ठीक है।
तो होता है वो सब। इसके बाद इन्वायरमेंटल साइंस, पोल्यूशन कंट्रोल में भी किया जाता है। आगे देखते हैं, अब हमारे पास मेन टॉपिक शुरू होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये देखो पिछले लेक्चर का डाउट अभी तक है, मैं इसको मिटाना भूल गया, कोई नहीं, यूज करते हैं अब इसी को। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, मैं बहुत रियल शॉर्ट में समझाता हूँ। आप लोगों को पता है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर मतलब एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस मौजूद है। आई थिंक मेरे हिसाब से मोर देन 70%, एग्जैक्ट कितना आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, ऑप्शन देते हैं आप लोगों के साथ, 75% या फिर 78%, इन दोनों में क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताना, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो हमें ये पता है कि नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में है, बहुत हेवी क्वांटिटी में है, और जो नीचे हमारे पास जो सॉइल है हमारे पास, जिस पर हम भी बसे हुए हैं और सारे जो ट्रीज है वो भी बसे हुए हैं, तो इन सभी को नाइट्रोजन चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी और इनके लिए भी। पेड़ पौधों के लिए, ट्रीज के लिए नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे बॉडीज के लिए भी, क्योंकि हमारे बॉडी में जो अमीनो एसिड्स बनते हैं, जो प्रोटीन बनते हैं, उनके फॉर्मेशन पे नाइट्रोजन होना बहुत जरूरी है। इम्पोर्टेंट तो है, बट है तो एटमॉस्फेयर में, तो उसको हम कैसे कंज्यूम करेंगे? तो हम कंज्यूम कर सकते हैं, हम डायरेक्टली तो नाइट्रोजन गैस खा नहीं सकते हैं। हम कंज्यूम तभी कर सकते हैं जब मान लो कोई फ्रूट्स या कोई वेजिटेबल में वो शामिल हो। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का जो सोर्स है वो कौन है? वो हमारे पास ट्रीज है, प्लांट्स है। तो इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि भाई ट्रीज एंड प्लांट्स को नाइट्रोजन कैसे मिले, ये हमें सबसे देखना होगा पहले। उसके लिए नेचर ने खुद ही एक सिस्टम बना रखा है, उसको ही हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें होता क्या है कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस मौजूद है उसको पकड़ करके कन्वर्ट कर दिया जाता है कुछ नाइट्रोजन के कंपाउंड में, जो सॉइल में शामिल हो जाता है। जैसे कि मान लो नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर दिया गया अमोनिया गैस में, NH3, नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर दिया गया NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये कंपाउंड सब जब बन गए, ये कंपाउंड शामिल हो जाते हैं सॉइल पे। अब इन सॉइल्स में से इन कंपाउंड्स को ट्रीज और प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं और वहां से नाइट्रोजन को यूज कर लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो हमारा पूरा का पूरा फेनोमेना है, जिसमें एटमॉस्फेयर में मौजूद नाइट्रोजन गैस को उसके कंपाउंड में कन्वर्ट करके सॉइल में शामिल किया जाता है, इसको हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्लियर है? बहुत इजी सा चीज है। अब थिंक क्लियर हो चुका होगा, अभी कोई डॉट इसमें नहीं रहना चाहिए। आइए देख लेते हैं, वही चीज लिखा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस into ammonia or related compounds in soil, making nitrogen available to living organisms. This process is essential for the synthesis of amino acids, protein and nucleic acids in plants and animals. Clear? बहुत इजी सा चीज है। प्रोसेस ओवरव्यू, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कैन अकर थ्रू बायोलॉजिकल प्रोसेस। एग्जांपल, कुछ सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं, अब उन बैक्टीरिया के नाम यहाँ पे तो मैंने नहीं लिखे, बट वो प्रोसेस का नाम है थ्रू एबायोटिक प्रोसेस। लाइटनिंग वहां पर अवेलेबल होता है, ये कि सनलाइट या फिर जो बिजली चमकती है वो भी लाइट। ओके, के बारे में जो नाइट्रोजन साइकिल एक चैप्टर है आपके सिलेबस में, जो कि हमारा लाइफ साइंस में, वहां पे आप इसमें और अच्छे से पढ़ोगे। ठीक, तो ये हमारा ओवरऑल प्रोसेस है। ओवरऑल क्या हो रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस है वो ऑक्सीजन गैस से मिला, लाइटनिंग, कुछ लाइट का यूज हुआ यहाँ पर, सनलाइट या फिर जो बिजली चमकती वो वाला लाइट, और यहाँ पे बना नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये कंपाउंड हमारा शामिल हो जाता है मिट्टी में। दूसरा, नाइट्रस ऑक्साइड को वापस से ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट कराया गया, तो वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना। तो ये प्रोसेस हमारा कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड एक तरीके से नाइट्रोजन का आप कंपाउंड बोल सकते हो, इसलिए हमने यहाँ पर इसको इंक्लूड किया। तो नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल यूज्ड इन फर्टिलाइजर, explosive and various chemical synthesis. It is produced through the oxidation of nitrogen oxides. अभी आपने पिछले वाले स्लाइड में देखा हमने क्या किया, मैं यहाँ लिख के बताता हूँ, कोई बड़ी चीज तो है नहीं। कि हमारे पास जो नाइट्रोजन गैस जो था N2, उसको हमने रिएक्शन कराया था O2 से, तो हमें मिला था NO यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। फिर ये नाइट्रस ऑक्साइड को हमने वापस से O2 से रिएक्ट कराया, तो हमें मिल रहा था नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमें मिला है, हम इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कराएंगे, यानी कि इसमें और ऑक्सीजन को ऐड किया जाएगा। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का ऐड होना। तो ऑक्सीडेशन होगा तो हमें मिलेगा नाइट्रिक एसिड। जैसे यहाँ पे हमारे पास फेनोमेना है, सॉरी रिएक्शन का पार्ट है, नाइट्रोजन ऑक्साइड लिया गया, उसको वाटर से रिएक्ट कराया गया, तो देखो ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ पर अब NO2 था, NO3 हो गया, साथ में हाइड्रोजन भी आया, तो ये हमारे पास हो गया नाइट्रिक एसिड, और ये हो गया हमारे पास नाइट्रेट एसिड। एक नाइट्रिक, एक नाइट्राइट होता है, एक नाइट्रेट होता है, तो ये हमारे पास नाइट्राइट है, ये हमारे पास नाइट्रेट है। ओके, और HNO3 जो है इसको ही नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला पूछ लिया जाए, प्यार से बोलना है HNO3। बहुत इजी रिएक्शन का प्रोसेस है, पार्ट बहुत इजी। चलो चलते हैं आगे। रोल ऑफ नाइट्रेट्स इन प्लांट्स न्यूट्रिशन। नाइट्रेट्स आर एसेंशियल न्यूट्रिशन। चल रहा है तो हाँ चल रहा है।
as they are primary source of nitrogen which is vital for plant growth and development। क्लियर? आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक स्लाइड लिया हुआ वो पार्ट आपको फिर से समझाने के लिए। तो यहाँ पे हमने ये रिएक्शन समझा दिया आपको। यहाँ पे क्या हो रहा है वो हम आपको समझा सकते हैं इजीली आराम से। देखो NO2 जो था आप कैसे याद रख सकते हो, अब NO2 और H2O ये हमारे पास है। तो आपको पता है कि H2O जो है वो दो हिस्से में ब्रेक होता है, एक हमारा होता है H+ और एक होता है हमारा OH-। क्लियर है? ये जो NO2 है यहाँ पे ये क्या हुआ, ये बंदा भी हमारा ब्रेक हो जाता है, NO- और O+ में ब्रेक यहाँ पर किया जा सकता है। अच्छा खैर छोड़ो, उतना हम लोग ब्रेक नहीं करते हैं यहाँ पर, चाहो तो कर लो, ठीक है, ये बस समझने के लिए। और कुछ है ऐसा कुछ मैकेनिज्म होता नहीं, मैं आपके पास आसानी के लिए इसको नहीं ठीक है, इसको हटाओ, इसको हटाओ, ये करने की ज़रूरत है नहीं हमें। एक मिनट, हम बस इतना ही समझते हैं, इसी के थ्रू आप समझ लो। H+ और OH- होता है, तो ये जो OH- जो पार्ट है, ये OH- पार्ट जो हमारा बचा, ठीक है, ये OH- NO2 के पास चला जाता है और हमारा कहानी बन जाता है यहाँ पर HNO3 बन के तैयार हो जाता है। अब यहाँ पे सिर्फ H+ बच रहा होता है। यहाँ पे आपने देखा होगा रिएक्शन बैलेंस करने टाइम ये 2 पीस होता है, 2 NO2 होता है। तो एक NO2 जो था वो OH- के पास चला गया। अब दूसरा जो NO2 बचा वो इस H+ के पास आ जाएगा, तो यहाँ से हमें मिल जाता है HNO2। आप इस तरीके से रिएक्शन ईज़िली आसानी से याद रख सकते हो। तो H2O को 2 पार्ट से ब्रेक हो जाता है, H+ OH- में। एक OH- एक NO2 के पास जाता है और एक H+ दूसरा NO2 के पास जाता है। इस तरीके से हमारा फॉर्मेशन होता है नाइट्रिक एसिड और नाइट्राइट एसिड। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब आगे हमारे पास टॉपिक है, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, कलरलेस गैस है, पंजेंट ऑर्डर मतलब बहुत ही बदबूदार होता है, नाक के बाल जल जाएंगे, दोबारा कभी आने की हिम्मत नहीं करेंगे, इस तरीके की खुशबू होती है इसकी। मैंने पर्सनली फील किया, पर्सनली स्मेल किया, इसलिए इतनी अच्छे से बता पा रहा हूँ आप लोगों को। होता है, होता है। हाईली सोलुबल इन वाटर, बहुत जल्दी पानी में घुलता है, पानी में डालो फटाक से घुल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा डाला भी था कि नहीं डाला था। केमिकल प्रॉपर्टीज में स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज कर देगा दूसरे को, खुद रिड्यूस हो जाएगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा। रिएक्ट्स विथ मेटल्स, नॉन मेटल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड, सभी के साथ रिएक्शन होगा। कुछ रिएक्शन के हमने दिए हैं, जैसे कि देखो मेटल का रिएक्शन दिया हुआ है, कॉपर एक मेटल है, नाइट्रिक के साथ उसका रिएक्शन है, तो कॉपर क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। एक चीज याद रखना, हमेशा जो मेटल होते हैं खास तौर से वो मेटल बेसिकली हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, को रिप्लेस करते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, हाइड्रोजन गैस को रिप्लेस करते हैं मेनली। तो वही काम होगा यहाँ पर भी। ये जो कॉपर है, देखो इसने हाइड्रोजन को लात मार के बाहर निकाल दिया, खुद वहां बैठ गया, तो कॉपर नाइट्राइट बन गया, नाइट्रोजन गैस और जो पानी है वो हमारा बाहर आ गया। ये बहुत ईजी सा रिएक्शन, इसको याद रखना बहुत ईजी है। कॉपर आएगा प्लस HNO3 हमारे पास था गैस, अब ये नाइट्रोजन को बाहर निकालेगा, खुद वहां पे जाके बैठ जाएगा। आपको पता है कि Cu जो होता है वो 2+ पे होता है, Cu 2+, जब लॉस होता है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर, तो उसको 2 आदमी चाहिए, इसलिए NO3 वहां पर 2 पीस आया। अब ये जब 2 पीस आया तो ओवरऑल रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ा, तो बैलेंस आप देख सकते हो, 4 यहाँ पे लगाया गया, 4 HNO3, क्योंकि फिर 2 पीस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बन रहे हैं, 2 पीस वाटर का मॉलिक्यूल भी मिल रहा है आपको। क्लियर? तो ये चीज कॉमन रहेगा जब भी किसी भी मेटल के साथ इसका रिएक्शन होगा, किसी भी मेटल के साथ आप नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करा लो, तो ये बस गार्ड बांध लेना, अगर किसी भी मेटल के साथ नाइट्रिक एसिड जा रहा है तो जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन निकल जाएगा और हाइड्रोजन की जगह पर वो मेटल आके बैठ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे सल्फर लिया गया, तो देखो हाइड्रोजन निकल गया, वहां पे हमारे पास सल्फर आ गया, ये हो गया H2SO4, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बना दिया इसने। खत्म। बाकी नाइट्रोजन और वाटर दोनों के दोनों सेम है, बस क्वांटिटी अलग है थोड़ी सी। तो ये याद रखना, ये प्रोसेस पूछा भी जा सकता है, हाउ कैन यू कन्वर्ट नाइट्रिक एसिड इनटू सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड में कैसे, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। सिंपली सल्फर से रिएक्ट कराएंगे, यहाँ पर वो पूरे तरीके से हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हुआ, 6 पीस था, 4 पीस गया, 2 पीस अभी भी है, ये सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद है डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। तो डी, अब देखो नाम में क्या है, डी नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन जो हुआ उसका उल्टा करना, उसी को डी बोलते हैं। इट मीन्स जो अभी हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या किया कि एटमोस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस था उसको हमने सॉइल में इंक्लूड किया। अब हम क्या करेंगे, ये जो सॉइल में जो हमारे पास अब नाइट्रोजन जो आया था, इसको वापस हमें एटमोस्फेयर में ही भेजना होगा ताकि ओवरऑल बैलेंस हमारा बरकरार रहे। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। तो प्रोसेस का नाम है डीनाइट्रिफिकेशन, इज द माइक्रोबायल प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग नाइट्रेट्स, यानी कि NO3 बताया मैंने आपको, NO3 मीन्स नाइट्रेट्स एंड NO2 मीन्स नाइट्राइट। अब इनको वापस हमें नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना है, इसी को हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। तो ये बहुत ही क्रूशियल प्रोसेस है, क्यों?
बिकॉज नाइट्रोजन बैलेंस इन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में अपने को नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे देखते हैं रोल ऑफ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया के नाम मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं जो आपको याद रखना है, क्योंकि पूछा जाता है फिजिकल साइंस में भी कि डीनाइट्रिफिकेशन में कौन कौन से बैक्टीरिया शामिल होते हैं। तो डीनाइट्रिफिकेशन में डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया सच एज सीडोमोनास और बैक्टीरियस, ये आपको याद रखना है स्पेसिस है। इसके बाद फैसिलिटेट द प्रोसेस इन एनारोबिक कंडीशन, वो एरोबिक कंडीशन में था जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा था, एंड ये हमारा एनारोबिक कंडीशन पे है। देन कन्वर्टिंग नाइट्रेट्स इनटू नाइट्रोजन ऑक्साइड, यही सिंपल है, नाइट्रेट्स या फिर नाइट्राइट को ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करना, यही प्रोसेस हमारा कहलाता है डीनाइट्रिफिकेशन। आगे साइकिल ऑफ नाइट्रोजन इन इकोसिस्टम, वही सेम चीज है। नाइट्रोजन साइकिल इन्वॉल्व्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन थ्रू वेरियस फॉर्म्स जाएगा, इंक्लूडिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होगा। फिर एंड ये जो नाइट्रोजन बना इंश्योरिंग अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, वापस उस नाइट्रेट्स को हम लोग अपने नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देंगे। यही हमारा बैलेंस होता है, जिसको हम नाइट्रोजन साइकिल के नाम से अपने लाइफ साइंस में जो हमारा लास्ट चैप्टर वहाँ पे हम पढ़ते हैं, वो भी मैं बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ। लाइफ साइंस का भी क्रैश कोर्स आप लोगों के बिल्कुल निश्चित रहे, वो भी आएगा, और ज्योग्राफी का जो कुछ पोर्शन बच गया है वो भी आ जाएगा। डू नॉट वरी, ऑल थिंग्स इन द प्रोसेस, वर्क सभी पे चल रहा है। थोड़ा टाइम लग रहा है बिकॉज टाइम की मैनेजमेंट की मुझे भी ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसके अलावा और भी कुछ वर्क होते हैं जो मुझे देखना पड़ जाता है, एटलीस्ट देखना ही है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा टाइम में मैनेजमेंट जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो मिल जाएगा आपको सारी चीज़ें, एंड मेरी ये पूरी कोशिश है कि भाई 15 जनवरी से पहले सभी क्रैश कोर्स कंप्लीट हो जाए। लाइफ साइंस ज्योग्राफी भी पार्ट है, 15 जनवरी से पहले पहले सभी कंप्लीट हो जाए। उसके बाद मैंने कुछ डिसाइड किया आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट के बारे में, वो हम लोग करना शुरू करेंगे। ओके, तो चलो फिलहाल आते हैं मुद्दे पे। तो पहला हम लोग एच सी एल प्रिपेयर करने का बहुत सिंपल रीज़न है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन को, हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ हीट कर दो, HCl बन जाएगा बस। हाइड्रोजन क्लोरीन को लेकर के हीट करेंगे तो ये बन गया हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड, ये है इंडस्ट्रियल प्रोसेस। The hydrogen chloride is produced through the reaction of hydrogen gas with chlorine gas. It is widely used in chemical synthesis, metal cleaning and food processing. बस इतना ही याद रखना आपको। ये एक तरीके का आपका फिर हीट रिलीज होता है, बेसिकली बहुत हीट चाहिए होता है यहाँ पर। ठीक है, और दूसरे बात यूज कहाँ पर है, तो HCl का यूज आप देख लो, केमिकल सिंथेसिस में होता है, केमिकल्स कंपाउंड सिंथेसिस मतलब बनाना, मेटल क्लीनिंग मेटल्स की सफाई में होता है, फूड प्रोसेसिंग में भी होता है। इसके अलावा हमारे पास एक प्रोसेस का नाम है कैसनर केलनर प्रोसेस। ये पूछा जाएगा आपसे, ये बिल्कुल इस टॉपिक से हट करके। इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में होता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन। आपसे पूछेगा हाउ कैन यू प्रिपेयर सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर राइट अबाउट द कैसनर केलनर प्रोसेस। तो ये सिंपल क्या होता है कि रिएक्शन ऑफ NaCl, रिएक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड विथ वाटर, यही है द प्रोसेस इन्वॉल्व। देखो प्रोसेस में क्या होता है, इन्वॉल्व द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वियस सोडियम क्लोराइड, एक्वियस सॉल्यूशन लेना है सोडियम क्लोराइड का, टू प्रोड्यूस कास्टिक सोडा, NaOH को कास्टिक सोडा भी कहते हैं हम लोग, विथ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एज बाई प्रोडक्ट, और उसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन बाई प्रोडक्ट निकलते हैं। तो यहाँ पे NaCl आया, पानी से रिएक्शन हुआ, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन अपने को मिला एज अ बाई प्रोडक्ट। ये रिएक्शन में क्या हो रहा है थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ डिटेल में। एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं हम लोग इसके लिए। ये स्लाइड आ गया, देखो रिएक्शन किसमें सोडियम क्लोराइड और वाटर में। आपको एक चीज पता है कि भाई हमारे पास ये हो गया NaCl प्लस, हम यहाँ पे ले लेंगे H2O। तो हम जानते हैं कि जो H2O जो है, ठीक है, H2O जो है वो OH माइनस और H प्लस में ब्रेक होता है, ये हमको पता है। ठीक है, और Na आपको ये पता है, NaCl हमने केमिकल बॉन्डिंग में ही पढ़ा है कि ये Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होता है। अब जरा देख लो तुम ही कि कौन किसके पास यहाँ पर जा सकता है। कलर चेंज करते हैं हम लोग। यहाँ पर दिख रहा है आपको कि OH माइनस एक बहुत ही बड़ा माइनस चीज है और ये Na प्लस एक प्लस चीज है। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और ये दोनों जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा अपना रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट, जिसको हम बोलते हैं NaOH। बस ये हमें ध्यान रखना है। दूसरा जो चीज़ है वहाँ पे बाई प्रोडक्ट में दो चीज़ें आपको मिलेंगे, एक हाइड्रोजन गैस और एक क्लोरीन गैस। तो हम सिंपली इसमें अब H प्लस और Cl माइनस देख करके हम अगर ये चाहे तो दोनों को मिला के हम HCl गैस बना सकते हैं, बट वो बनता नहीं है इस रिएक्शन में। इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन H प्लस है, एक और H माइनस उसको मिलेगा कहीं से, उसको मिलेगा, देन वो बनेगा हमारा H2 गैस। ठीक है,
H2 गैस बन जाएगा। इसके बाद Cl जो माइनस उसको भी एक अपने जैसा आदमी मिलेगा, वो भी बन जाएगा Cl2 गैस। ये रिएक्शन हमें याद रखना है। तो मेन NaOH कैसे बना वो मेरा बताने का मकसद था, वो मैंने आपको समझाया। बाकी बाय प्रोडक्ट आपको याद रख लेना है, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि कास्टनर केल्नर प्रोसेस में बाय प्रोडक्ट क्या होता है। आगे चला जाए, समझ में आया चीज, बहुत इजी। बाकी 2-2 करके थोड़ा बैलेंस कर लेना सब में, क्योंकि सब में 2-2 लगेगा ही। बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हो इस साइड में 2 पीस हाइड्रोजन 2 पीस क्लोरीन। अब क्लोरीन वहां 2 है, तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए तुमको यहाँ पे 2 देना होगा। जैसे तुमने यहाँ 2 दिया तो सोडियम 2 हो गया, तो यहाँ पे भी 2 देना होगा। अब देखो सोडियम बैलेंस हुआ तो हाइड्रोजन यहाँ 2 था, यहाँ पे देखो 2 यहाँ से हुआ, 2 यहाँ से हुआ, 4 हो गया, तो यहाँ पे भी तुमको 2 देना ही पड़ेगा। अब देखो ऑक्सीजन भी 2, हाइड्रोजन 4, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2, इसलिए सब जगह 2-2 आ चुका है। क्लियर है? चलिए आगे चले फटाफट से। ओके सर। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज है, वो है पर्सिपिटेशन रिएक्शन। अब पर्सिपिटेशन रिएक्शन क्या है, मैं एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश कर। ओके, एक काम करते हैं। आपको पता है कि इस तरीके का बीकर होता है, नहीं भी पता है तो हम बनाते हैं। इस तरीके का बीकर होता है जिसमें हम रिएक्शन करते हैं अपने केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में, वो भी कब करते हैं, लैब वगैरह में हम इसे करते हैं। मान लो इसमें मैंने कुछ लिया कंपाउंड, जैसे यहीं से एग्जांपल लेते हैं कॉपर सल्फेट। तो कॉपर चूंकि ब्लू रंग का होता है, मैं यहाँ पे ब्लू रंग का चुनता हूँ, कॉपर ब्लू रंग का होता है, ठीक है। ब्लू आपको दिखाई नहीं देगा, मैं थोड़ा पर्पल टाइप का कलर यहाँ पे चूज कर रहा हूँ। तो हमने लिया कॉपर सल्फेट, ओके, ले लिया। कॉपर सल्फेट के बाद यहाँ पर हमने उसके साथ रिएक्शन कराया किसको, हाइड्रोजन सल्फाइड को। तो चलो हाइड्रोजन सल्फाइड को हम लोग यहाँ पे एक दूसरे कलर से दिखाते हैं। फिर हमने लिया हाइड्रोजन सल्फाइड को, यहाँ पे 2 चीज़ आपको दिख रही है, 2 अलग-अलग कलर के चीज़ें। अब ये दोनों मिल करके एक ऐसा कंपाउंड बनाएँगे जो पानी में घुलेगा ही नहीं। उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, जो मैं ग्रीन कलर से नीचे दिखा रहा हूँ। देखो ये दोनों मिले, ठीक है। कॉपर सल्फेट था हमारे पास, प्यारा सा कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। ये दोनों मिले, जो भी हुआ देखो, कॉपर मिला सल्फर से, कॉपर सल्फर मिल करके बना दिया कॉपर सल्फाइड। अब ये पानी में घुलेगा ही नहीं फर्दर। अब प्लस जो अलग से बना है वो सल्फ्यूरिक एसिड हो, सल्फ्यूरिक एक एसिड है, वो तो ऑलरेडी पानी में घुल जाएगा। बट ये चीज जो बना है कॉपर सल्फाइड, ये पानी में घुलेगा नहीं। तो ऐसा रिएक्शन जब होता है जहां पर 2 सॉल्युबल चीजें, 2 सॉल्युबल सॉल्ट है या फिर 2 सॉल्युबल कंपाउंड है, वो पानी में इजिली घुल गए, वो डिसॉल्व हो गए। डिसॉल्व होने के बाद एक ऐसा प्रोडक्ट बन गया जो पानी में फर्दर नहीं डिसॉल्व हो सकता है, वो पानी के नीचे बैठेगा, जम जाएगा। उसको कहते हैं हम लोग पर्सिपिटेट, और इस पूरे रिएक्शन को हम कहते हैं पर्सिपिटेशन रिएक्शन। क्लियर है? समझ में आया चीज? जैसे आप एग्जाम्पल तो अगर कुछ भी ले लो, अब जैसे मान लो गुड़, गुड़ को अगर आप पानी में घोलना चाहोगे तो पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होगा। अब ढेर सारा गुड़ का चूरा बनाओ और उसको पानी में घोलो बहुत देर तक, तो बहुत सारा गुड़ का मिक्सर पानी में घुल जाएगा। बट बहुत सारा कुछ कुछ जो छोटा छोटा पत्थर के टाइप पे रहेंगे बारीक बारीक, वो नीचे जाके पानी में बैठ जाएंगे। तो कुछ उसी तरीके का प्रोडक्ट हमें रिएक्शन करने लैब में तो मिलता है, उसको हम बोलते हैं पर्सिपिटेट, जो नीचे पानी में सेटल डाउन हो चुका है। क्लियर है? और शॉर्ट में उसको हम बोलते हैं पीपीटी। हाँ, पीपीटी बोला जाता है, पावर पॉइंट नहीं। पीपीटी फॉर पर्सिपिटेशन, पर्सिपिटेट। ओके, याद रहेगा, याद रखना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखो क्या बोला जा रहा है, पर्सिपिटेशन रिएक्शंस अकर व्हेन टू सॉल्युबल सॉल्ट्स रिएक्ट इन सॉल्यूशन टू फॉर्म एन इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। क्या बोला मैंने, 2 सॉल्युबल प्रोडक्ट थे और एक बनाया उसने इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, तो उस इनसॉल्युबल प्रोडक्ट को हम बोलते हैं नोन एज precipitate, and this reaction are important in various applications including water treatment and quality analysis। तो फिलहाल क्वालिटेटिव एनालिसिस आपके सिलेबस पे है नहीं, वो क्लास 11th में आता है, तो 11th में साइंस लीजिएगा तो मुझसे पढ़ने का मौका फिर से मिलेगा, आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है हमारे पास क्या है, कॉपर सल्फेट। ये रिएक्शन एक तो मैंने आपको समझा ही दिया है, दूसरा एग्जांपल देख लो, वही सेम। लीड नाइट्रेट था हाइड्रोजन सल्फाइड, तो लीड के साथ सल्फाइड गया, लीड सल्फाइड बना, ये पानी में बैठेगा नीचे, सॉलिड है, चाहे भूलेगा नहीं वो। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। चले तो उतार लीजिए फटाफट, चलिए फटाफट। अब कुछ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आता है। नाम से आपको ये समझ आ रहा है व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, मतलब कोई एक रैंडम कंपाउंड आपको दिया जाएगा, पूछा जाएगा बताओ कि इसमें एक पर्टिकुलर चीज है कि नहीं। जैसे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए, तो आपको एक रैंडम कंपाउंड दिया जाएगा, बोला जाएगा ये बताओ कि इस कंपाउंड में हाइड्रोजन सल्फाइड है कि नहीं। उसके लिए जो भी हम रिएक्शन करेंगे वो आइडेंटिफिकेशन रिएक्शन कहलाएगा। आइए देखते हैं इसके लिए क्या किया जा सकता है। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट are qualitative analysis used to determine the presence of specific ions or compounds in a solution. These tests
are essential in laboratory settings for confirming the identifying of substances. When hydrogen sulfide is passed through a solution containing lead acetate, अब कोई भी एक कंपाउंड जिसमें लीड एसिटेट हो, आपका पीछे वाले एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि PbNO3 होल 2, ठीक है, हम लीड नाइट्राइट ही ले लेते हैं। अब इसको जब हम रिएक्शन कराएंगे इससे, ये वाला व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन, तो आपको पता है, आपको एक नॉर्मल सा ऐसा सैंपल दिया या आपको वो नहीं पता है कि इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड है कि नहीं, तो आपने क्या किया, उस वाले सैंपल को जो भी है उसको आपने इस लीड नाइट्राइट से रिएक्शन कराया, क्योंकि आपको पता है कि जब भी लीड नाइट्रेट जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड से अगर रिएक्शन होगा तो हमें लीड सल्फाइड अलग से मिलेगा। अब प्लस आप देख सकते हो बाय प्रोडक्ट में हमें एक एसिड मिला था, कौन सा एसिड था वो देखो, नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड हमें यहाँ पर बनने को देखने को मिलेगा। तो अगर ये जो आपको एक चीज दिया गया था टेस्ट के लिए, अगर उसको आपने लीड नाइट्राइट से रिएक्शन कराया और आपको ये प्रोडक्ट मिल गया, ये दोनों, इट मीन्स ये जो भी सैंपल था वो सैंपल हाइड्रोजन सल्फाइड ही था, ये आप कंफर्म हो जाओगे। ये होता है हमारा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर हाइड्रोजन सल्फाइड। क्लियर हो गया? चलिए आगे चले कि नहीं चले, चलते हैं। ये हमारा प्रेजेंस बता देता है, बोले ब्लैक पर परसिपिटेट बनता है, ये कलर भी आपका कैसा रहेगा, ब्लैक ब्लैक। तो कलर से भी बता दोगे कि हाँ ये जो बना है परसिपिटेट, ये लीड सल्फाइड ही बना है, और ये इस चीज को गारंटी देता है कि भाई ये जो सैंपल आपने दिया है ये हाइड्रोजन सल्फाइड ही होगा, क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड ही लीड नाइट्राइट से रिएक्शन करके ये कंपाउंड्स देता है। ओके, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कलर चेंज ऑब्जर्वेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कलर चेंज से हमें समझ में आ जाता है कि भैया क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। ओके, आगे हमारे पास है कलर्स ऑफ मेटल आयंस इन सॉल्यूशन। तो द कलर ऑफ मेटल आयन इन सॉल्यूशन इज ऑफन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ d orbital and their electronic transition. Different metal ions exhibit characteristics colors which can be used for identification. कलर से भी आइडेंटिफिकेशन आप कर सकते हैं। जैसे एक बहुत ही फेमस एग्जांपल ये है कि भाई ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, द रिएक्शन ऑफ आयरन थ्री FeCl3 जो हमारे पास है, ये आयरन थ्री, यहाँ पर मतलब आयरन थ्री बोलने का मतलब है यहाँ पर जो Fe आयरन जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे होता है। ये जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NH4OH के साथ रिएक्शन करता है, सो प्रोड्यूसेस रेडिश ब्राउन precipitate ऑफ आयरन थ्री हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आयरन थ्री हाइड्रोक्साइड के साथ ऐसा बनाएगा, वो क्या बनाएगा, FeCl3 है और यहाँ पे हमारे पास है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सिंपल आप ऐसा समझ लो कि Fe जो है वो अमोनिया को यहाँ से हटा देगा और OH3 के पास चला जाएगा। NH3 निकाल देने से NH4OH हमारे पास है, देख लो, NH4OH में से, सिंपल आपको समझाने के लिए चीजें बता रहा हूँ, एक्चुअल में रिएक्शन का मैकेनिज्म कुछ अलग होता है। तो ये बेसिकली दो पार्ट्स में इसको ब्रेक होता हुआ देख सकते हो। OH3- आप यहाँ से ले सकते हो और NH3+ ले सकते हो। तो Fe को OH3- मिला, वो बन गया हमारा फेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फेरिक हाइड्रोक्साइड बना और बाद में अमोनियम क्लोराइड बना। तो ये जो फेरिक क्लोराइड जो था, तो फेरिक क्लोराइड का कलर कुछ अलग होता है, और ये जो बना हमारे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड, इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि भाई क्या चेंजेस हुआ है रिएक्शन में। इससे अपने को ये पता चल जाएगा कि जो क्लोरीन जो था, जो पहले आयरन के साथ था, वो अब आयरन के साथ है नहीं, वो चला गया हाइड्रोजन के साथ। ये रिएक्शन में आपसे पूछ लिया जाएगा, यहाँ पे ABC या फिर पूरा रिएक्शन दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि व्हेन फेरिक क्लोराइड इज रिएक्ट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड देन ऑफ व्हाट कलर फेरिक हाइड्रोक्साइड विल बी। फेरिक हाइड्रोक्साइड का कलर क्या होगा, तो आपको याद रखना है भाई रेडिश ब्राउन कलर का होगा। एम आई क्लियर? क्लियर और नोट फटाफट कमेंट में बताइए, एंड फटाफट आगे चलते हैं इसको नोट डाउन करके फिर, क्योंकि अभी बहुत ही लंबा चौड़ा चीज हमारे पास बचा है पढ़ने के लिए। चलिए आगे, चलिए फटाक से चलते हैं। अब इसके बाद है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हमें यहाँ पर जानना है, आइए जानते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। आपसे ऐसे ही पूछ लिया जाएगा कि एक्सप्लेन कॉन्टैक्ट प्रोसेस और राइट डाउन अबाउट द कॉन्टैक्ट प्रोसेस, और या फिर हाउ कैन यू प्रिपेयर सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो टोटल 3 स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व है, एक एक करके समझते हैं। देखो, सबसे पहला स्टेप है जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, हम सल्फर लेते हैं जो कि हमारा सॉलिड होता है, इसको हम रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन गैस से, जो गैस फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ से बन जाता है हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी गैस है हमारा। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप में हमारे पास है
सल्फर डाइऑक्साइड जो कि है SO2 प्लस फिर से हम इसको ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट कराते हैं। फिर हमारा क्या बनता है, अब यहाँ बनेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये भी हमारे पास गैस है। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड जब बन गया उसको फाइनल हम करेंगे लास्ट में, तो बस वाटर से रिएक्शन कराते हैं इसका हम लोग, सल्फर ट्राइऑक्साइड का, देन सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड जो SO3 था इसको हम रिएक्शन कराएंगे HO2 जो कि लिक्विड फॉर्म में होगा, और ये हमारे पास गैस फॉर्म में था। इसको हम रिएक्शन कराएंगे, फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा H2SO4 जो कि हमारा लिक्विड होता है। कहानी समझ में आई क्या हुआ? सबसे पहला मेथड सल्फर को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराना, ऑक्सीजन गैस से बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड। दूसरा प्रोसेस में फॉर्मेशन होगा सल्फर ट्राइऑक्साइड का। कैसे? जो सल्फर आपने पहला स्टेप में बनाया था, सॉरी, जो सल्फर डाइऑक्साइड आपने पहले स्टेप में बनाया था उसको दोबारा से ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बन जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब जो सल्फर ट्राइऑक्साइड यहाँ बना है, लास्ट एट द थर्ड प्रोसेस में हम थर्ड स्टेप में करेंगे, सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जाके सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। इसको, इस स्टेप्स को आपको 3 बार ऐसे ही याद रखना है, यही आपको जरूरी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपसे एग्जाम में पूछेगा भाई 3 स्टेप्स ऐसे ही लेके आना है। स्टेप 1 फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, स्टेप 2 ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड, स्टेप 3 फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये मैंने यहाँ पे भी ऐसे लिखा है, इसको आप एग्जाम में ऐसे ही लिख के आओगे। स्टेप 1 प्रोडक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, रिएक्शन ऑफ सल्फर या फिर आयरन पैरेट्स विद ऑक्सीजन, और यहाँ पे रिएक्शन हम ऐसे लिखेंगे कैसे, भाई सल्फर था सॉलिड फॉर्म में, प्लस हमने ऑक्सीजन गैस लिया वो भी गैसियस फॉर्म में, ठीक है, और यहाँ से हमें रिजल्ट मिला सल्फर डाइऑक्साइड जो कि गैस में था। और दूसरे स्टेप में एक इंपॉर्टेंट नाम आपको दिख रहा होगा V2O5 जिसको बोलते हैं वेनेडियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। अब सिंपल समझो कि जो सल्फर डाइऑक्साइड हमने पहले स्टेप में बनाया उसको हम फिर से ऑक्सीजन से रिएक्ट करा रहे हैं, तो इसमें ये तो ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। इस प्रोसेस में हम ये कैटलिस्ट यूज करते हैं V2O5, जहाँ पर हमारा यहाँ पे अब रिजल्ट मिलेगा SO3 यानी कि सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्लियर है? तो आपको लिखना होगा, आपसे पूछा भी जाएगा कि भाई कौन सा कैटलिस्ट आप यूज करते हो कॉन्टैक्ट प्रोसेस, तो पूछा जाएगा। पूरा नाम है वेनेडियम ऑक्साइड, शॉर्ट फॉर्म में V2O5। इसके बाद लास्ट में सल्फर ट्राइऑक्साइड हमारा बच जाता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो पानी में एब्जॉर्ब करा देते हैं। SO3 गैस लेंगे, प्लस यहाँ पर HCl, सॉरी HCl बोल रहा हूँ मैं, वाटर लेंगे H2O लिक्विड में, वाटर लिक्विड स्टेट में लेना है, ऐसा नहीं कि आइस ले लो जा करके, वाटर लिक्विड स्टेट में लेना है। देन यहाँ से आपके पास मिलेगा H2SO4 फाइनल कंपाउंड। एक और चीज़ यहाँ पे होता है, ओलियम भी बनता है, फिर बाद में उसको हम लोग करते हैं, बट उतना ध्यान नहीं देना, ठीक है। ये बस लिख देना है ऐसे ही, एंड ये लास्ट में बस ये रिएक्शन लिखना, बाकी बहुत है, ठीक है। खत्म, इतना ही में आपको 3 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स का ये सवाल आएगा, मिल जाएगा मार्क्स। आगे चले, चलते हैं। इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का प्रॉपर्टीज, पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है, ये कलरलेस है, विस्कस लिक्विड है विद हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई सॉल्युबल इन वाटर है, और रिलीज हाई हीट अपॉन डाइल्यूशन। अपॉन डाइल्यूशन पे हीट रिलीज करता है। इसका मतलब मान लो एक बीकर है जहाँ पे आपने यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड रखा हुआ है। अब सल्फ्यूरिक एसिड में आप डालोगे अपना प्यारा सा पानी, पानी 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 पानी, तो पानी होता है ब्लू ब्लू रंग का, तो पानी हम यहाँ से डालेंगे। हमने डाला ढेर सारा पानी पानी पानी। अब जैसे ही आप पानी डालोगे तो यहाँ से हीट निकलना शुरू हो जाएगा। हीट को हम वापस से एक बार रेड कलर से बनाते हैं आप लोगों के लिए, रेड 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 कलर से इस तरीके से निकलना शुरू हो जाएगा। यही होता है। तो मतलब सिंपल, आपने कभी देखा है गरम, कोई भी गरम बर्तन है, गरम तवा है या गरम कढ़ाई, उसके ऊपर आप पानी का छिटकारा मारो, से भाप निकलता है ना हीट के जैसा, सेम वही चीज़ होता है। एक बर्तन पे सल्फ्यूरिक एसिड रखा है, उसमें आपने पानी डाल दिया। पानी डालना मतलब डाइल्यूशन, डाइल्यूशन मतलब पतला करना होता है। पानी डाला, डाइल्यूट हुआ, टक से हीट निकलेगा एकदम गैस भाप के शक्ल पे। ये चीज़ आपको नहीं करना है, कभी भी करना प्रिकॉशन लेकर के, बट ऐसे मत करना। स्ट्रॉन्ग एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इट मींस डिहाइड्रेटिंग मतलब वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, H2O को वो खत्म कर देगा, निकाल देगा किसी भी कंपाउंड से, उसकी सलाहियत है। देन रिएक्ट्स विद मेटल्स, नॉन मेटल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड सभी से रिएक्ट करता है। ये चीजें तो आपको याद रखनी होगी, अदरवाइज दिक्कत में पड़ जाओगे। ठीक है, एक मिनट, साइज कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई, एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं ठीक है, साइज वगैरह सभी ठीक है, आगे देखते हैं। हम्म, हम्म, हम्म। इसके बाद जो हमारे पास अब टॉपिक आने वाला, देखते हैं क्या है। ओके, यूज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड।
तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो यूज़ है वो बहुत ही प्यारा से यूज़ है कि फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन में यूज़ होता है। की इंग्रेडिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड एंड अमोनियम सल्फेट। सबसे इम्पोर्टेंट रोल कहाँ पड़ता है सल्फ्यूरिक एसिड का? की इंग्रेडिएंट है फॉस्फोरिक एसिड में एंड अमोनियम सल्फेट में। क्लियर? देन केमिकल मैन्युफैक्चर, तो बहुत सारी जगह पर होता है, डिटर्जेंट डाइज वगैरह बनाने में किया जाता है, साथ ही साथ एक्सप्लोसिव बनाने में भी किया जाता है। बैटरी एसिड में तो इसेंशियल जो हमारा लीड एसीटेट जो बैटरी होता है, लीड एसिड बैटरीज, वहाँ पे भी सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ होता है। और इन्वायरमेंट में खतरनाक चीज़ ये है कि ये एसिड रेन में कंट्रीब्यूशन करता है। अभी ये वो हाल फिलहाल जो हमारा दिल्ली है, दिल्ली सिटी में भी एसिड रेन हुआ था। तो H2SO4 हमारा गैस एसिड रेन में शामिल होता है। ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, वन ऑफ द डेडलीस्ट एसिड है। अगर आपके स्किन पे पड़ता है तो स्किन के ऊपरी लेयर को पूरे तरीके से ले जाने की सलाहियत ये रखता है। ये चीज़ जला करके पूरा खाक कर देगा। तो सोचो जब ऐसी बारिश होगी तो क्या ही होगा। तो एसिड रेन से हिस्टोरिकल चीज़ों को भी नुकसान पहुँचता है। वो ये कि जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं हमारे, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, उस पर जब एसिड रेन गिरता है तो वो पत्थर को भी पिघला देता है कई बार, ऐसा चीज़ है। तो इसके बारे में पूछा जा सकता है कि एसिड रेन से एनवायरनमेंट में क्या नुकसान होता है। ये सारे नुकसान से हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को नुकसान पहुँचा देता है और हार्मफुल इफ़ेक्ट्स स्किन पर तो है ही है, जान भी जा सकती है इससे, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा इम्पैक्ट देख लो, इंडस्ट्रियल इमिशन एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एयर क्वालिटी, तो हवा की क्वालिटी भी इससे खराब होती है। ठीक है, इतना आपको याद रखनी छोटी-छोटी जानकारी है, याद रखना आपको। आगे चलते हैं। क्या है सेफ्टी हैंडलिंग। तो जब हमें इसको यूज़ करना है पहले तो हाईली कोहेसिव है एंड काउच सर्वर बर्न्स, तो बहुत जल्दी अगर ये फ्रिक्शन में भी हुआ है थोड़ा बहुत तो आग लगाने की सलाहियत रखता है। बहुत खतरनाक है, बहुत संभाल के यूज़ करना होगा। इसको यूज़ करने के लिए हमें पीपीई की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इसे हमें चाहिए, उसके बाद ही हम इसको यूज़ करेंगे बहुत ही ध्यान से, अदरवाइज़ खत्म, टाटा बाय बाय। यही रीज़न है जब सल्फ्यूरिक एसिड जो हमारा होता है, हमने लैब में जब यूज़ किया तो हमें कभी भी सल्फ्यूरिक एसिड को 100% कंसंट्रेशन पर यूज़ करने नहीं दिया गया। 100% कंसंट्रेशन मीन्स जो ओरिजिनल जितना गाढ़ा वो होता है उतना नहीं दिया गया। जब भी दिया गया इसकी डाइल्यूशन बढ़ा दी गई है, थोड़ा सा एसिड लिया गया, मान लो 5 ml हमने एसिड लिया और उस 5 ml एसिड में हमने 100 ml और पानी डाल दिया। तो ओवरऑल हमारा जो सॉल्यूशन था वो 105 ml का हो गया। इसमें क्या है कि अब पूरे उस 100 ml में सिर्फ 5 ml एसिड है। एसिड अभी भी खतरनाक है बट पहले से ज़्यादा उसकी पोटेंशियल अब कम हो चुका है। डाइल्यूशन बढ़ गया, काफ़ी ज़्यादा पतला हो गया, तो अब कम नुकसान करेगा। क्योंकि तो पता ही है, अब 12th में 11th क्लास के बेसिस पर तो इतने सारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते नहीं हैं। नॉर्मल हमारा एक कोट होता है एंड जो हमारे पास जो ग्लव्स होते हैं नॉर्मली हम पहनते हैं वो होता है, ठीक है? और कुछ ग्लासेस होते हैं पहनने के लिए प्लास्टिक के, जो थोड़े बचाते हैं इस तरीके के रेस, जो धुआँ निकलता है अचानक से, बट फिर भी अगर वो स्किन पे गिर जाता है एनी हाउ तो खतरा है, इसलिए हम लोग उसको डाइल्यूट करके यूज़ किया जाता है। यही रीज़न है। बाकी प्रॉपर स्टोरेज ज़रूरी है इसकी एंड हैंडलिंग प्रोसीड्यूर्स टू प्रिवेंट स्पिल्स एंड एक्सीडेंट्स। ओके, आगे चलते हैं। अब आया लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। अब हमारे पास कहानी शुरू होगी अमोनिया की। तो अमोनिया की कहानी अभी बहुत लंबी चलेगी, देखते हैं हम लोग। तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया में क्या है? अमोनिया क्या है? इज कलरलेस गैस विथ पंजेंट ऑर्डर, वाइडली यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स, क्लीनिंग एजेंट्स एंड एज अ रेफ्रिजरेंट। It is produced through various methods including the Haber's process and laboratory synthesis। ये चीज़ें किया जाता है। हैबर्स प्रोसेस हमारा एक इंडस्ट्रियल मेथड है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, और अभी फिलहाल हम लेबोरेटरी प्रिपरेशन की बात करेंगे कि लैब में किस तरीके से अमोनिया को तैयार किया जाता है। तो लैब में अमोनिया को तैयार करना बहुत आसान है। पहला, the preparation of ammonia in the laboratory typically involves the reaction of an ammonium salt with a strong alkali। तो कोई भी अमोनियम क्लोराइड आप ले लो, अमोनियम सॉल्ट यानी कि अमोनियम क्लोराइड हम ले सकते हैं, और उसका स्ट्रॉन्ग अल्कली मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया, उसके साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो अपने को अमोनिया गैस मिलेगा। इस रिएक्शन को आइए ध्यान से समझते हैं। तो हमने क्या किया, हमें लेबोरेटरी में अगर अमोनिया तैयार करना है तो हम अमोनिया का कोई सा भी सॉल्ट ले लेंगे। हम अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे ले लेते हैं, ले लिया। अमोनियम क्लोराइड के अलावा हमें यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कली चाहिए, तो वो हमने लिया NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो यहाँ रिएक्शन होगा क्या,
आप यहाँ रिएक्शन में देख पा रहे हो कि एक तरफ Na है और एक तरफ Cl है। यहाँ से देखा Cl, यहाँ से देखा Na। अब NaCl ने देखा एक दूसरे को, बोला भाई हम तो अपने पुराने साथी है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चलो हम लोग आपस में चलते हैं। तो जैसे ये दोनों पुराने दोस्तों ने एक दूसरे को देखा, उन लोगों ने वापस से दोस्ती कर ली और वो बन गए NaCl। ये काम खत्म हो गया। अब यहाँ से बचा कौन, यहाँ से बचा NH4, यहाँ से बचा OH। और जो NH4 था उसमें से NH3 हमारा बच गया और H प्लस यहाँ से झाँक रहा था। H प्लस झाँक के देखा यहाँ पर, बोला भाई तू तो OH माइनस है, तू यहाँ क्या कर रहा है, तू मेरे साथ आ जा। क्योंकि OH माइनस और H प्लस जब हम दोनों मिल जाते हैं तो हम दोनों मिल करके बनाते हैं पानी, यानी कि वाटर। तो ये वाटर बन गया। अब अमोनिया देखा, भाई मैं तो हो गया अकेला। अब वही हमें चाहिए था, क्योंकि हमें तो यही प्रोडक्ट चाहिए था। तो अमोनिया में क्या मिला, अकेला, तो हमें मिल गया अमोनिया गैस, जो हमें फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे चाहिए था। क्लियर है? तो आसान है समझना। हमने लिया सोडियम अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम क्लोराइड में से क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड में से सोडियम, दोनों ने मिलकर के सोडियम क्लोराइड बना लिया। अब जो OH यहाँ पे बचा, OH माइनस, उसने NH4 में से एक हाइड्रोजन लिया, वो वाटर बना लिया। अमोनिया NH3 बच गया अकेला, जो कि अमोनिया होता है, हमें अपना प्रोडक्ट मिल गया। ये सिंपल हमारा रिएक्शन था जो हो गया, खत्म है। आगे आगे चलते हैं। और एक चीज, हम यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। ये भी लिया जा सकता है। आप पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, आप कुछ भी ले लो वही होगा। अगर आप इन दोनों में ऐसा लेते हो तो यहाँ पे मान लो अपने अमोनियम क्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन कराया, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लो या फिर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड लो। ये दोनों करेंगे क्या, सोडियम क्लोरीन के साथ चला जाएगा या फिर पोटाशियम क्लोरीन को ले लेगा, यही होगा। अगर ये वाला केस हम पकड़ते हैं तो उस केस में हमें मिलेगा CaCl, और इस वाले केस में हमें मिलेगा KCl। बाकी वाटर हमें यहाँ पे ही मिलेगा H2O, और प्लस वाटर हमें यहाँ पे ही मिलेगा। तो यहाँ पे भी फाइनली अमोनिया हमारा अकेला हो जाएगा, तो अमोनिया मिल जाएगा। और यहाँ पे भी फाइनली अमोनिया हमारा अकेला हो जाएगा। ओके, तो ये दो मेथड्स और भी हो सकते हैं। बाकी यही आप एक याद रखिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला काफ़ी फेमस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसलिए अवेलेबल है। बाकी इसके अलावा और क्या यूज़ कर सकते हैं ये आपसे पूछा जाएगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के अलावा आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी यूज़ कर सकते हो। आगे चले फटाफट फटाफट फटाफट। चलिए, एक मिनट। ठीक, क्या हुआ, इसको जरा ठीक कर लेते हैं हम। चलो भाई, तुम्हारा यहाँ कोई काम है नहीं। हाँ, एक मिनट। एक एक्स्ट्रा पार्ट क्यों आ रहा है, इसको हटाते हैं फटाफट। ये हम्म, हम्म। ओके, चलो फिलहाल अभी वो रिमूव नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। हम लोग यहाँ पे देखते हैं, टॉपिक हमारे पास है कलेक्शन ऑफ अमोनिया गैस। इट मीन्स अभी आपने जैसे पिछले वाले पार्ट में देखा कि भाई हमें एक्स्ट्रा मिल के आ रहा था वहां पर वाटर। तो वाटर एक्स्ट्रा जो कि अमोनिया गैस के साथ आता है, जो हमें नहीं चाहिए बेसिकली। तो हमें अमोनिया गैस में से वाटर निकालना होगा। दूसरी बात, यहाँ जब बीकर पे जब अमोनिया गैस बन रही थी, तो गैस है तो वो तो जाएगी ऊपर की तरफ, तो उसे कलेक्शन करना होगा ना। तो हम ऊपर में क्या करते हैं, एयर का प्रेशर लगाते हैं। एयर का प्रेशर इसलिए लगाते हैं क्योंकि हवा जो है वो अमोनिया गैस से भारी है, और जो अमोनिया गैस है हमारी वो हवा से हल्की है। तो हवा का दबाव मिलते ही अमोनिया गैस नीचे की तरफ आकर के बीकर में बैठ जाएगा, जो बीकर हमने रखा हुआ उसको जमा करने के लिए। इसको बोलते हैं मेथड ऑफ कलेक्शन। तो अमोनिया गैस इज कलेक्टेड बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर ड्यू टू इट्स लोअर डेंसिटी कंपेयर टू एयर एंड इट्स हाई सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ये चीज है, क्लियर है? इसलिए क्योंकि अब जो नीचे दबाव दिया तो नीचे आके बैठा है, इसलिए इसको बोलते हैं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। अब प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया सिंपल है, अमोनिया हवा से हल्की होती है, हमने देख लिया। वाटर में हाईली सॉल्युबल है, ये हमने देख लिया। तो इसको बहुत ध्यान से यूज करना होगा। इनकेस अगर कहीं अमोनिया गैस आपके कांटेक्ट में आता है बॉडी के किसी भी पार्ट में, तो उस पार्ट में आपको बहुत तेजी से पानी का छिड़काव करना है, एकदम धड़ल्ले से। तो उसमें क्या होगा, बहुत जल्दी वो अमोनिया गैस खत्म हो जाएगा वहां से, क्योंकि पानी अमोनिया गैस को इजिली पूरा अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। आगे चलते हैं, चलिए। देखो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज रिकैप यहाँ पर, जो ये आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला याद रखना है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये वाला आपको रिएक्शन याद रखना है। अमोनिया प्रिपरेशन का रिएक्शन जो मैंने बताया, ये आपको याद रखना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो मैंने अभी यहाँ पे रिकैप आपको दिया है। इतने तो आपको अच्छे से याद होने ही होने चाहिए, और अभी तक अभी आपको याद हो जाने चाहिए इतने दौरान में। चलिए आगे चलते हैं फटाक से, चलो। अब आता है इंट्रोडक्शन टू नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का इंट्रोडक्शन, आइए देखते हैं।
तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 7। डायटोमिक मॉलिक्यूल N2 होता है, मेक्स अप अबाउट 70 है। देखो मैंने ही आंसर बता दिया, गलत बात है इससे। अर्थ एटमॉस्फेयर में होता है पूरी तरीके से। देन इसेंशियल फॉर लाइफ है, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड सभी में इसका यूज होता है हमारा। की रोल इन फर्टिलाइजर एंड एक्सप्लोसिव, और एक्सप्लोसिव बनाने में भी होता है। नाइट्रोजन का इस्तेमाल बम बनाने में भी होता है, जैसे कि RDX बॉम्ब, TRX बॉम्ब, इस तरीके का जो बॉम्ब होता है उसमें नाइट्रोजन गैस का भी यूज होता है। एक तरफ तो देखो क्या ही मतलब महामाया है, गजब मोहमाया है। एक तरफ नाइट्रोजन गैस इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके बिना जीना दुश्वार है, और दूसरी तरफ नाइट्रोजन गैस इतनी खतरनाक चीजें बना रहा है जिससे जिंदगी खत्म भी हो सकती है। तो क्या ही कह सकते हैं, मतलब बड़ा ही आयरोनिकल चीज है। आगे देखते हैं फिलहाल अपना हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, तो पहला जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है? नाइट्रोजन कलरलेस गैस है। ऑर्डरलेस यानी कि स्मेल होता नहीं, टेस्टलेस भी नहीं है। तो टेस्ट के भी करना आएगा नहीं, टेस्ट इसका कुछ भी, मैंने ऐसे किया नहीं अभी तक। तो स्लाइटली लेस डेंस देन एयर, नाइट्रोजन ये डेंसिटी बता रहा है, नाइट्रोजन का होता है 14 और एयर का होता है 14.4। तो ज़्यादा का फर्क नहीं है, 19-20 का फर्क है। स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, 22 ml ऑफ नाइट्रोजन डिजॉल्व्स इन 1 लीटर ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 22 मिलीलीटर अगर आप नाइट्रोजन को लोगे तो फिर वो 1 लीटर वाटर में घुल जाएगा 0 डिग्री टेम्परेचर पर। एंड फ्रीजिंग पॉइंट देख लो इसका, फेज चेंज तो -210 डिग्री पे वो जब जम जाता है, और -196 डिग्री पर वो उबलना शुरू हो जाता है। तो 100 डिग्री तक तो हमारा पानी उबलता है। 100 और 0, 0 माइनस बहुत दूर तक, उतना दूर तक हम लोग नॉर्मली अचीव नहीं कर सकते, अपने रूम टेम्परेचर पर रह के नहीं कर पाएंगे। के लिए स्पेशल अरेंजमेंट चाहिए। दूसरी बात कहाँ पॉसिबल है? लैबोरेटरीज में। आगे चलते हैं। ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हमने केमिकल बॉन्डिंग में आपको बताया कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन मिलके आपस में 3 बॉन्ड बनाते हैं, और इस तरीके से ये N2 मॉलिक्यूल बनाता है। तो नाइट्रोजन हैज स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड विच मेक्स इट इनर्ट, इस वजह से ये इनर्ट भी हो जाता है। ये आपसे सवाल पूछेगा भी, लास्ट ईयर में तो ये काफी इंपॉर्टेंट था, इस साल उतना नहीं, बट नॉर्मली याद रख लेना कि भाई नाइट्रोजन जो N2 मॉलिक्यूल है वो इनर्ट क्यों हो, रिएक्शन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करता है। तो कान खोल के सुनिए। नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है जिसको ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जो ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के मुकाबले में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो जब बॉन्ड ब्रेक ही नहीं हो पाएगा तो फिर वो रिएक्शन में पार्ट ले ही नहीं सकता। इसी वजह से नाइट्रोजन रिएक्शन में जल्दी पार्ट नहीं लेता है, वो इनर्ट है इस मामले में। इतना आप लिख देना, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। बाकी लिखने के साथ साथ आप एक काम कीजिएगा, और 2 मार्क्स में पूरा अगर आपको मार्क्स चाहिए, इनटू का जो फॉर्मेशन है जैसे कोवैलेंट बॉन्ड में जो हमने बताया आपको, पूरा लिखिएगा, पूरा करके दिखाइएगा उसको। ऐसे बनाइएगा जैसे पहला स्टेप में 3 इधर, इसके 3 इधर, शेयरिंग करके दिखाइएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये, थर्ड स्टेप में ये, पूरा पूरा ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो जनरली अनरिएक्टिव है रूम टेम्परेचर पे, जैसे मैंने आपको बता दिया इनर्ट है, बट कैन रिएक्ट अंडर, अगर दबाव दिया जाए बहुत ज़्यादा प्रेशर और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाए तब जाके वो रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि उतना ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर पे उसके जो बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे। क्लियर है? आगे चलो। देखो फिर से नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये हम दोबारा दोहराएंगे नहीं, आप देख लेना इसको, ये नाइट्रोजन का ही पार्ट है सारा का सारा। आगे चलता हूँ मैं, आगे चलते हैं। अब नाइट्रोजन इन फूड पैकेजिंग, आपको पता ही होगा जो भी पैकेजिंग फूड हम लोग यूज़ करते हैं, आप लोग जैसे चिप्स, कुरकुरे या और भी जो चीज़ें होती है, जो पैकेज में आती है, जो फूला फूला होता है, जो बोलते हैं ना कि इसमें हवा है, तो हवा नहीं होता, वो नाइट्रोजन गैस होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसमें ऑक्सीजन गैस भर के दिया जा रहा है आपको हवा के नाम पर, यह मिक्सचर ऑफ गैस है। उसमें होता है नाइट्रोजन गैस, क्योंकि नाइट्रोजन गैस सेल्फ लाइफ बढ़ाने में हेल्प करता है। जब तक उसमें नाइट्रोजन गैस है तब तक वो तरोताज़ा रहेगा, अंदर से फ्रेश रहेगा, और तब तक उसको आप यूज़ कर सकते हो, वो ईटेबल है, यूजेबल है। इसी को एक पैरामीटर रख करके, ये भी एक रीज़न है जिससे एक एक्सपायरी डेट का अनुमान लगाया जाता है। इसमें जो नाइट्रोजन गैस अवेलेबल है इसके बेसिस पर ये नाइट्रोजन गैस कब तक तंदुरुस्त रहेगा, क्योंकि जब तक नाइट्रोजन गैस तंदुरुस्त है तब तक ही उसके अंदर जो चीज़ मौजूद है पैकेट के अंदर, वो चीज़ सेफ रहेगी और वो खाने के लायक रहेगी। जैसे ही नाइट्रोजन गैस टपक गया तो अंदर जो खाने की चीज़ें हैं वो भी टपक जाएगी, तो नाइट्रोजन गैस की गैर मौजूदगी में वहाँ पर बैक्टीरिया फंगस का डेवलपमेंट हो सकता है। इसी वजह से कई बार अगर आपने नोटिस किया हो तो पैकेट्स कई बार फूल जाते हैं,
उसमें से खोलने के बाद वो अजीब तरीके के उसमें स्मेल आता है, फंगस टाइप का कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। वो पॉसिबल तब होता है जब नाइट्रोजन गैस या तो उसमें से लीक हो गया या फिर वो एक्सपायरी डेट उसने क्रॉस कर दिया है, यानी कि नाइट्रोजन अब इंतकाल फरमा चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन का इन फूड पैकेजिंग। हर चीज़ें मैंने समझा दी आपको, बस एक फटाक से रिकैप ले लेते जो मैंने यहाँ लिखा है आपके लिए। तो नाइट्रोजन यूज टू क्रिएट एन इनर्ट एटमोस्फेयर इन फूड पैकेजिंग। इनर्ट एटमोस्फेयर इट मीन्स, सॉरी, कोई भी रिएक्शन करेगा नहीं, इनर्ट का मतलब वही होता है। तो प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंड बैक्टीरियल ग्रोथ, जैसा मैंने आपको बताया, एक्सटेंडिंग सेल्फ लाइफ, पफिंग चिप्स पॉपकॉर्न टू मेंटेन फ्रेशनेस। क्लियर है? स्लाइड 9, रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विथ अदर एलिमेंट्स। ठीक है, तो पहला तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करता अमोनिया बनाता, आपको पता है। सेम वही मैग्नीशियम के साथ नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम नाइट्राइट बना देगा। उसके बाद, सॉरी मैग्नीशियम नाइट्राइट नहीं है वो, ठीक है। देन इसके बाद आप देख लो, कैल्शियम कार्बाइड नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। तो ये हो गया हमारे पास कार्बन। तो ये बहुत सिंपल सिंपल रिएक्शन है जो आपको याद रखना है, सिंपल सिंपल सर। आगे चलते हैं, इसमें कोई ट्रिक वगैरह तो बताने लायक है नहीं, क्योंकि मैग्नीशियम और नाइट्रोजन का तो सिंपल ही है। एम जी यहाँ पे 3 पीस एम जी लिया, 2 पीस एन टू लिया, तो Mg3N2 बना। वही सेम चीज CH2 था, तो C2 में से एक सी गया और दोनों N2 यहाँ आ गया, बाकी एक सी बस बाहर आ गया, ये देख लेना, बस वही होगा, खत्म बात। आगे चलते हैं। हाँ, अब आया हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और मेरा फेवरेट टॉपिक इस चैप्टर का, जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, जिसको हम कहते हैं हाबर्स प्रोसेस। में कुछ स्टेप्स है जो आपको A to Z जैसे वो है वैसे ही आपको याद रखना होगा। अगर आपने इसमें कुछ भी छेड़छाड़ की फिर आपके साथ हो जाएगा पूरे तरीके से छेड़छाड़। तो सिंथेसिस ऑफ अमोनिया की हम बात करें, फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ये तैयार किया जाता है। पहला, हाई टेम्परेचर चाहिए आपको 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा, हाई प्रेशर चाहिए आपको 200 से 900 ATM तक। तीसरा, कैटलिस्ट फिनली डिवाइडेड आयरन, ओके। प्रोमोटर हमें चाहिए मोलाइब्डेनम या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो टेम्परेचर कितना चाहिए, चार चीज आपको लिखना होगा। रिएक्शन कंडीशंस क्या है, पहला हाई टेम्परेचर 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा, हाई प्रेशर 200 से 900 ATM प्रेशर। तीसरा, कैटलिस्ट जो रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाएगा वो होता है फाइनली डिवाइडेड आयरन, यानी कि एकदम बारीक चूरा हुआ आयरन। प्रोमोटर मोलाइब्डेनम, प्रोमोटर है, उससे भी रिएक्शन को वो पार्टिसिपेट करता है, रिएक्शन की रफ्तार बढ़ाने में ही ओवरऑल वो काम करता है। तो मोलाइब्डेनम होगा, एमओ उसका शॉर्ट फॉर्म, या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिसको Al2O3 हम बोलते हैं। ओवरऑल रिएक्शन हमारा यही होता है, देख लो। 2 पीस नाइट्रोजन 3 पीस हाइड्रोजन बन जाता है अमोनिया गैस, यानी कि 2NH3। ये लिख के आ जाना। ये पूरा 3 स्टेप जो मैं करा रखा है आपको, हैबर्स प्रोसेस ओवरव्यू, रिएक्शन कंडीशन एंड लास्ट पे रिलेवेंट, ये आपको पूरे 3 मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। उतारिए इसको फटाफट, आगे चलते हैं। चलिए आगे फटाक से, और इसको अच्छे से करना है हैबर्स प्रोसेस को, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, आपसे पूछेगा हाउ कैन यू प्रिपेयर अमोनिया थ्रू हैबर्स प्रोसेस, और हाउ कैन यू अमोनिया बी प्रिपेयर्ड इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर राइट ऑन द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। ये 3 डिफरेंट वेज है। वीडियो को पीछे करो, फिर से उसको लिखो, क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है। चले आगे, चलिए फटाक से। अब अमोनिया की एप्लीकेशन की हम बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ अमोनिया क्या है, ये हमारे पास सिंपल है। नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर, एग्जाम्पल अमोनियम सल्फेट NH4 होल टू SO4 होता है अमोनियम सल्फेट। ये नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कब बनता है, अगर आपने मान लो ये रिएक्शन आगे आ भी सकता है। अमोनिया का रिएक्शन जब आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हो तब जाकर के अमोनियम सल्फेट बनता है। और एक दूसरा रिएक्शन हमारे पास है, जब आप अमोनिया यानी कि NH3 अमोनिया का रिएक्शन जब आप नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हो यानी कि HNO3, तब जाके आपका अमोनियम नाइट्रेट बनता है। ठीक है। अमोनियम फॉस्फेट, जब आपने फास्फोरस के कंपाउंड के साथ रिएक्ट करा दो, फास्फोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा दो, तो अमोनियम फॉस्फेट बनेगा। ये 3 फर्टिलाइजर है जो नाइट्रोजन के कंपाउंड के तौर पर यूज होते हैं, तीनों ही फर्टिलाइजर के तौर पर एक्ट करते हैं। क्लियर, चलिए। एक्सप्लोसिव में मैंने आपको बताया था कि RDX के अलावा एक TNT भी होता है, जिसको आप लोग बोलते हैं ट्राई नाइट्रोटोलिन, ये भी बहुत ही खतरनाक बम है। तो इन सारी के चीज़ों के बारे में नाम, अपने RDX के बारे में तो मूवी में नाम आपने सुना ही होगा, RDX बम में।
सूर्यवंशी में जो फिल्म आई थी रिसेंटली, उसमें तो ये टॉपिक ही शुरू RDX बॉम्ब से ही हुआ था कि इतना सारा बम आया था पहले, इतना ही यूज हुआ था, अभी और बचा हुआ है तो उसको खोद के निकालना है कहाँ है। ये सारी चीजें हुई थी। ओके, तो फार्माक्यूटिकल्स की हम बात कर लेते हैं। अब तो ड्रग्स बनाने में यूज होता है। ड्रग्स वो वाला नहीं है जो मतलब नशा वाला, नशा वाला ड्रग्स है। मेडिकल में जो दवाइयाँ होती है हमारी मेडिसिन को भी हम लोग ड्रग्स ही कहते हैं। नॉर्मल आपका सर दर्द हुआ, सर्दी जुकाम खांसी वगैरह, पैरासीटामोल आपने खाया नॉर्मली, हेमोसिलेट्स का आपने यूज़ किया, जो नॉर्मल जो टैबलेट्स वगैरह जो सिरप्स जो हम यूज़ करते हैं, वो सब भी ड्रग्स ही है। ओके, हाँ, तो नहीं कि ड्रग्स माने सिर्फ वो समझ लेना, वो ड्रग्स नहीं, वो भी ड्रग्स है, ये भी ड्रग्स है, सारे के सारे ड्रग्स ही है। तो क्लीनिंग एजेंट में भी इसका इस्तेमाल होता है, डीग्रेसर में भी इस्तेमाल होता है। जो क्लीनिंग एजेंट्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली डिटर्जेंट पाउडर में भी अमोनिया का या नाइट्रोजन के कंपाउंड्स का यूज़ होता है। हर जगह पर ही यूज़ है इसका। चलिए आगे फटाफट चलते हैं। ओके चलो, अब हमारे पास क्या है कि रिएक्शंस इन्वॉल्विंग अमोनिया, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग अमोनिया। तो अमोनिया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अमोनियम सल्फेट जो ये कब बनेगा, जब आपने इसका रिएक्शन अमोनियम का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराया। ये कब बन रहा है, जब आपने उसका रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से कराया। दूसरा रिएक्शन विद एसिड, तो अमोनिया जब हमारा रिएक्शन करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो बनाता है अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl। अमोनिया एज अ बेस, ये आपसे पूछा जाएगा कि भाई क्या अमोनिया एज अ बेस एक्ट करता है, तो या फिर ये पूछ लिया जाएगा हाउ कैन यू प्रूव दैट अमोनिया कंटेन्स द बेसिक कैरेक्टर। इसके लिए हम सिंपली क्या करते हैं, अमोनिया का रिएक्शन कराते हैं वाटर से। हमने लिया NH3, इसका रिएक्शन हमें कराना है वाटर के साथ। आपको पता है कि वाटर में H2O और O- होता है। ये जब ब्रेक होता है H+ और OH- ये सब होता है, NH3 और OH-, ठीक है। NH3 क्या करेगा, H+ को ले लेगा और ले करके बना देगा NH4 एक्वस मीडियम में। वो चलेगा भैया NH4 को वह कैप्चर कर लेगा, NH4+ बनाएगा और प्लस OH- हमारा अलग से रिलीज हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन में। तो आपको पता है कि अगर OH- रिलीज हो रहा है, OH- रिलीज होने का ये मतलब ही होता है कि भाई उसमें हमारा कहीं ना कहीं वहां पर बेसिक नेचर है। OH- जो रिलीज होता है उसका मतलब ही है कि बेसिक नेचर है। इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं कि यस अमोनिया हैज अ बेसिक नेचर, अमोनिया एज अ बेस भी एक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि जब हम अमोनिया का रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो हमें OH- मिलता है। क्लियर है? तो ये रिएक्शन हमारा उसमें फायदेमंद साबित होता है। उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के तौर पर काम आता है, वो ये अमोनिया प्लस सल्फ्यूरिक एसिड में रिएक्शन हो, देखो अमोनियम सल्फेट बना, बस ये याद रख लेना इसको। ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। व्हाट हैपेंस व्हेन अमोनिया रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो इट फॉर्म्स अमोनियम सल्फेट। आगे चले, चले तो चलो। अब हमारे पास है ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया का ऑक्सीडेशन। तो ऑस्टवाल प्रोसेस ओवरव्यू बात कर लेते हैं। अमोनिया का जो ऑक्सीडेशन होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्वाल प्रोसेस। अब ये ऑस्वाल प्रोसेस में होता है क्या, इसमें प्रिपरेशन होता है नाइट्रिक एसिड का। आपसे पूछ लिया जाएगा राइट ऑन द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन आप कैसे करोगे, या फिर राइट ऑन द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड थ्रू ऑस्वाल प्रोसेस, और राइट अबाउट द ऑस्वाल प्रोसेस, या फिर ऑस्वाल प्रोसेस के बारे में ही लिखो। तो यहाँ पे भी सेम 3 स्टेप्स है जैसा हमारा उसमें था कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, जहां पर हमने सल्फर की प्रिपरेशन की थी। याद आया कुछ? तो उसमें पहला स्टेप क्या था हमारा, याद है आपको? सल्फर का रिएक्शन हो रहा था ऑक्सीजन गैस के साथ, सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा था। यहाँ पे क्या है, अमोनिया का ऑक्सीडेशन होगा ना। तो पहला स्टेप में क्या होगा हमारा ऑस्वाल प्रोसेस में, कि जो हमारा अमोनिया गैस है वो अमोनिया गैस को हम रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन गैस के साथ। तो यहाँ पर हमारा बनेगा नाइट्रिक ऑक्साइड। देखो अमोनिया का, एक मिनट, ये क्या हुआ, यहाँ पे देखो अमोनिया का ऑक्सीडेशन हुआ, हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ से ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। अब प्लस बाई प्रोडक्ट हमारा मिलता है, यहाँ पे 2 पीस नाइट्रस ऑक्साइड मिलेगा, बाकी बाई प्रोडक्ट 6 पीस हाइड्रोजन गैस है, वाटर मोलिक्यूल्स, वो हमें देखना नहीं है। सेकेंड स्टेप में आपको याद होगा क्या किया था हमने, जो हमारा यहाँ पे बना था प्रोडक्ट, यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड बना है, इसको हम लेंगे और इसको हम फिर से ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन कराएंगे, यानी कि फिर से इसका हमें ऑक्सीडेशन कराना है। तो इस बार हमें मिलेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, चलेगा, ये चीज है। एंड लास्ट में आपको याद है कि लास्ट में वहां पे सल्फर ट्राइऑक्साइड बना था, तो हमने उसको रिएक्शन किससे कराया था, वाटर से।
यहाँ पे भी थर्ड स्टेप में वही होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो अपने को मिला है इसका हम रिएक्शन कराएंगे वाटर से यानी कि H2O के साथ, और यहाँ से हमें मिलेगा HNO3। खत्म, यही हमें बनाना था। देखो लिखा है वही सारी चीजें यहाँ पर। पहला स्टेप, अमोनिया इज ऑक्सीडाइज टू नाइट्रिक ऑक्साइड। सेकेंड स्टेप, नाइट्रिक ऑक्साइड इज फर्दर ऑक्सीडाइज टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। थर्ड स्टेप, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड। फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर से बता देता हूँ प्रोसेस, एक बार नोट डाउन कीजिए। ठीक है, चलिए तो रिकैप लेते हैं क्या हो रहा है यहाँ प्रोसेस में। कि पहले अमोनिया का रिएक्शन हमने ऑक्सीजन से कराया, उसने बनाया नाइट्रिक एसिड यानी कि NO। फिर नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन हमने ऑक्सीजन गैस से कराया, उसने बनाया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। लास्ट में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रिएक्शन हमने वाटर से कराया, उसने हमें फाइनली दिया क्या, नाइट्रिक एसिड HNO3। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। तो पानी बढ़ा दो। पानी पीते पीते पढ़ो, नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं। प्रिपरेशन ऑफ यूरिया देखेंगे, इसके बाद टॉपिक खत्म होने वाला है। ओके, चलो हो गया। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ यूरिया इतना खत्म है हमारे पास। यूरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर, आपको पता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब जाएंगे तो वहां पे भी यूरिया का आपको पार्ट देखने को मिलेगा ही। तो यूरिया तैयार कैसे होता है, बहुत सिंपल है। यूरिया इज सिंथेसाइज फ्रॉम अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हम लेते हैं अमोनिया को, हम लेते हैं, और अमोनिया में प्लस हम कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन कराते हैं, यानी कि इन दोनों को बेसिकली हम हीट करते हैं। तो हीट करने के बाद हमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसको हम बोलते हैं, ये हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट आता है NH2CO NH2, इसी को हम बोलते हैं यूरिया। यही हमारा यूरिया है बस। अब बाई प्रोडक्ट में अपने को H2O भी मिलता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसको हम ऐसा भी लिखते हैं CO, और NH2 चूंकि दो बार है, NH2 का होल टू, इस तरीके से हम लिखते हैं। क्लियर, ओके। टेम्परेचर 200 डिग्री होना चाहिए इसके लिए, और प्रेशर इतना होना चाहिए, ये कंडीशन है। बाकी कंडीशन आप लिख देना, रिएक्ट कंडीशन फॉर रिएक्शंस, और उसके बाद डायरेक्ट ये केमिकल रिएक्शन लिखना, बस बात खत्म। पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको, कोई रोक नहीं सकता है। यूज़ बहुत सिंपल है। तो इसका यूज़ किया जाता है अमोनियम कार्बामेट बनाने में। आपने अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जब लिया, तो ये देखो ये एक्चुअल में पूरा प्रोसेस है उसका, पूरा मेथड है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले बार में ऐसा बन जाता। आप अगर पहला रिएक्शन लिख के आओगे तो भी चलेगा, लेकिन होता है कि जब पहले हम अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास कंपाउंड ये बनता है NH2 COO NH4। इसको हम बोलते हैं अमोनियम कार्बामेट। अब अमोनियम कार्बामेट जो है इसका डिहाइड्रेशन होता है। यहाँ से हम ये देख लो, हमें हमें क्या चाहिए फाइनल प्रोडक्ट में CONH2 का होल ट्वाइस। हमारे पास एक NH4 है, तो यहाँ से इसको निकालने के लिए अपने को डिहाइड्रेशन कराते हैं। देखो पानी निकल गया H2O, और हमें ये फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। तो अब या तो रिएक्ट केमिकल रिएक्शन वाला पार्ट में सिर्फ ये लिख के आ जाओ, सिर्फ ये लिखोगे तो भी काम चल जाएगा आपका, या फिर आप दो स्टेप्स करके इस तरीके से लिख सकते हो तो भी आपका काम चल जाएगा। दोनों में कोई भी करो फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए आगे चलते हैं, चले फटाक से चलो। यूजेस ऑफ यूरिया, तो यूरिया का यूज सिंपल है। एग्रीकल्चर एप्लीकेशन इसका हम कर सकते हैं। तो मेजर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इसी से बनता है, इसमें शामिल होता है यूरिया। प्रोवाइड इसेंशियल नाइट्रोजन फॉर प्लांट ग्रोथ, ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडस्ट्रियल यूज में क्या है, प्लास्टिक का प्रोडक्शन में यूज होता है। यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ एडहेसिव एंड कोटिंग्स, वहाँ पे भी यूज किया जाता है। और फार्माक्यूटिकल एप्लीकेशंस में तो यूज्ड इन द एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन मेडिकेशन, जैसे कि बारबिट्यूरेट्स में यूज होता है। एनिमल फीड में भी इसका यूज होता है। सोर्स ऑफ नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन फॉर रिमिनेट्स एंड इनहेंस प्रोटीन सिंथेसिस इन लाइव स्टॉक, इसको तो आप याद कीजिए। एंड जो भी चीज़ें आपसे मेमोराइज होती है इसमें, तो मेमोराइज कीजिए, क्योंकि एग्जाम में आएंगे सवाल यहाँ से। ठीक है, तो मेमोराइज कीजिए और याद कीजिए। आई थिंक यहाँ पे हमारा यूज ऑफ यूरिया जो है खत्म हुआ, और इसके साथ मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा पार्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो भी आई थिंक कंप्लीट हो जाता है। अब ये देखते हैं कि अभी हमारे पास बचे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी लोग फटाफट यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, एंड ये केमिस्ट्री वाला पार्ट पूरा ही क्लियर हो जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पे चलते हैं। तो इंट्रोडक्शन में पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ कार्बन आइटम्स ऑफन इन कॉम्बिनेशन विथ हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन अदर एलिमेंट्स।
मेनली क्या होता है, कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होता है, ये दोनों मिलके जो कंपाउंड बनाते हैं, कार्बन हाइड्रोजन वाला जो कंपाउंड है, उसको ही हम लोग मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, उसको ही हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोलते हैं। बट कभी-कभी कार्बन के साथ नाइट्रोजन भी होता है एंड ऑक्सीजन भी होता है एंड कभी, हाँ ठीक है, ये 2 चीज़ होते हैं जो मेनली हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पढ़े जाते हैं। तो दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये मेन चीज़ है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करेंगे तो इनिशियली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वेर थॉट टू बी डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दिस बिलीफ वाज चैलेंज्ड बाय द सिंथेसिस ऑफ यूरिया बाय फ्रेडरिक वॉलर इन 1828, डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो पहले जो हमारे जॉन्स जैकोब बर्जेलिस साहब जो थे, उन्होंने एक वाइटल फोर्स थ्योरी दिया था। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जैसे सपोज अमोनिया, अमोनिया बोल रहा हूँ मैं, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये हमारे बॉडी के अंदर फॉर्म होते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसा फोर्स है जो ऑटोमेटिक इस चीज़ को बना सकता है, या फिर जो पेड़ पौधे हैं और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सिर्फ वही इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। उनके उनके पास कुछ एक गॉड गिफ्टेड फोर्स है, जिसको वाइटल फोर्स थ्योरी उन्होंने कहा था। बट ये चीज़ बाद में खत्म हुआ जब लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड, यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि ह्यूमन बॉडी से रिलीज होता है, हमारे बॉडी के अंदर बनता है यूरिया, ठीक है। उसको बना दिया गया लैब में, जिसको फ्रेडरिक वोलर साहब ने बनाया, तो बर्जीलियस का हाइपोथेसिस हो गया खत्म। बेसिक चीज जो आपको पहले से ही पता है। उसके बाद हमारे पास था एंटोनियन लेवाइजर, जो वो पहले थे, इन्होंने बहुत सारा स्टडी किया है, एस्टैब्लिश द इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट है, आगे देखते हैं, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। मेन हम लोग अब हाइड्रोकार्बन के बारे में समझते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स में बांटा गया है। तो हाइड्रोकार्बन्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसिस्टिंग सोलली कार्बन एंड हाइड्रोजन, they are the simplest form of organic compounds and are classified into two main categories. पहला एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, इट मीन्स दिस इंक्लूड स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। तो स्ट्रेट चेन होता है और ब्रांच चेन होता है, ये लोग। जैसे कि मान लो सिंपल आपको ऐसा चेन मिलेगा, कार्बन 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 कार्बन, बस सिंपल ऐसे स्ट्रेट चेन है, या फिर इस तरीके का चेन भी उसमें शामिल, तो स्ट्रेट रहेगा ओवरऑल, कुछ भी शक्ल नहीं बनाने वाला। यही हमारे टोटल सिलेबस में यही है। दूसरा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में क्या है, दीज कंटेन वन और मोर एरोमेटिक रिंग्स, जैसे कि इस तरीके का रिंग हो गया हमारे पास सिंगल, इस तरीके का रेक्टेंगल बना सकता है, पैरागोन बना सकते हैं, इस तरीके का कोई रिंग बना सकता है। तो ये हमारे भी सिलेबस में है नहीं, हमारे सिलेबस में कौन सा है, एलोफेटिक है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को भी फर्दर हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन तीन तरीके के जो हमें यहाँ पढ़ने हैं, वो पहला है एक अल्केन, दूसरा है अल्कीन, तीसरा है अल्काइन। अभी हमने बोला कि कार्बन 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 हाइड्रोजन का मेन बॉन्ड होगा। तो कार्बन कार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको अल्केन बोलेंगे, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा उसको अल्कीन बोलेंगे, अगर कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको हम लोग अल्काइन बोलेंगे। क्लियर है? सिंगल बॉन्ड अल्केन, डबल बॉन्ड अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन। नाम कुछ है एग्जाम्पल, इसका मीथेन, इथेन, इसमें इथाइलिन, इधर एसिटाइलिन। सैचुरेटेड वर्सेस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड में क्या होता है, अभी देखो हमने यहाँ पर अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, दो कैटेगरी यहाँ पर सिंपल हमने बनाई। अब ये जो हमारे पास जो कैटेगरी होता है सिंगल बॉन्ड वाला, ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, वो चला सॉरी, ये लेस रिएक्टिव होता है, उल्टा बोल दिया मैंने, ये लेस रिएक्टिव है। इसको हमने रखा है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में, और इन दोनों को रखा हमने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में। तो अल्केन जो हमारा है, अल्केन को हमने कहाँ पे ले लिया, अल्केन हमारा आ गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड, वो हमारा हो गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग बोल दिए हैं अनसैचुरेटेड, इट मींस अल्कीन अल्काइंस। याद रखना काफी सिंपल है, अल्केन हो गया सैचुरेटेड, अल्कीन अल्काइन हो गया अनसैचुरेटेड। ये पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। स्ट्रक्चर एंड मोलिकुलर फॉर्मूला, तो ये क्या होता है, जैसे ये मैंने आपको दिखाया जिस तरीके से, ये एक स्ट्रक्चर बनाया था मैंने। ये आपको स्ट्रक्चर में क्या है कि स्ट्रक्चर वो क्लियर दिख रहा है कि कौन सा कार्बन कहाँ पर है, और कार्बन कार्बन के बीच में किस तरीके का कहाँ बॉन्ड है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, तो ये हमें दिखेगा स्ट्रक्चर वाले फॉर्मूले में। अब इसमें कितना भी हाइड्रोजन हो, ठीक है, अब मान लो इसी का हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं, तो कितने हैं कार्बन से, 1 2 3 4 5 6। मैं इसके अकॉर्डिंग मान लो C6 लेता हूँ और बाद में यहाँ पे H2L लगा देता हूँ। इससे हमें ये पता चल गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से ये पता चल रहा है कि भाई इस कंपाउंड में कौन से आइटम कितने पीस है, ये हम क्लियर समझ पा रहे हैं कि 6 पीस कार्बन है और 12 पीस हाइड्रोजन है। बट इसमें हम ये तो नहीं समझ पाएंगे ना कि भाई कहीं डबल बॉन्ड भी है कि नहीं, कहीं सिंगल बॉन्ड है भी है कि भी नहीं, ये तो समझना मुश्किल होगा हमारे लिए। वो चीज़ हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला से समझ सकते हैं।
ये मेनली डिफरेंस हुआ दोनों के बीच में, इंपॉर्टेंस भी दोनों का अपना अपना। देखो, a structural formula shows the arrangement of items in a molecule and the bonds between them. It provides insights into the molecular structure. So a molecular formula indicates the number and type of items in a molecule without showing the arrangement. इसमें अरेंजमेंट नहीं होता मोलिकुलर फॉर्मूला में, बट स्ट्रक्चरल बारे में अरेंजमेंट दिख जाता है। ये बेनिफिट है। जैसे एग्जांपल मीथेन, इथाइलिन, एसिटाइलिन, तो आपको दिख रहा है कि मीथेन में क्या है कि 1 कार्बन आइटम है, 4 हाइड्रोजन आइटम है। इथाइलिन में क्या है, 2 कार्बन आइटम है, 4 हाइड्रोजन है। सिमिलरली एसिटाइलिन का भी यहाँ हमने मेंशन किया हुआ। एग्जांपल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन हमें पता है, हमें अल्कीन के बारे में पढ़ना, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। तो अल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। जनरल फार्मूला क्या है इसका, आपने जितना भी हाइड्रोजन लिया है, सॉरी जितना भी कार्बन लिया है, ठीक, उसका देखो हाइड्रोजन क्या है, उसका 2 गुना में और 2 ऐड कर दो। जैसे मान लो आपने लिया है 1 कार्बन, तो n के जगह पे यहाँ पे 1 रखो, 2 × 2 + 2 कितना हो गया 4, तो कार्बन कितना, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4। कार्बन आप 2 ले लो, तो यहाँ पे 2 रखो, 2 × 2 4 + 2 6, यानी कि C2H6। इस तरीके से आप पूरा अल्केन जितना चाहे उतना बना सकते हैं। अगर हम अल्कीन की बात करेंगे तो अल्कीन में तो एकदम सिंपल है, जितना कार्बन लिया है ठीक उसका 2 गुना हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन। तो आपने अगर 2 लिया है ये 4 हो जाएगा, अगर आपने 1 कार्बन लिया है तो ये 2 हो जाएगा। क्लियर? इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। इसके अलावा अब हमारे पास जो अल्काइन की बात है, अल्काइन में आप देखो अगर आपने 1 कार्बन लिया है, कार्बन के अकॉर्डिंग ये क्या है 2n-2। तो अगर आप 1 कार्बन लोगे तो यहाँ पे 2 रखोगे, 2 × 2 और 2 - 2 0, तो हाइड्रोजन 0 बचेगा। यानी कि एक कार्बन के लिए एक भी हाइड्रोजन है नहीं। तो जब कार्बन के साथ हाइड्रोजन ही नहीं है तो वो कंपाउंड हमारे किस काम का। इससे हमें ये पता चलता है कि जो भाई अल्काइन हमारे पास है वो एक कार्बन से शुरू नहीं होता, उसके लिए मिनिमम 2 कार्बन चाहिए। तो अगर हम 2 कार्बन लेते हैं अल्काइन में, तो 2 यहाँ पे रखेंगे, 2 दूना 4 और 2 -2 होके तो C2H2 बनेगा। ये हमारा पहला अल्काइन का प्रोडक्ट हुआ। तो अल्काइन कार्बन के लिए मिनिमम 2 कार्बन होने चाहिए, एक कार्बन से अल्काइन हमारा नहीं बनेगा। नोट करके अच्छे से लिखिए, एग्जाम में सवाल आते हैं इस पॉइंट से। इसके बाद मान लो अगर आपने 3 ले लिया C3, तो यहाँ पे रखेंगे 3 दूना 6 और 2 माइनस कर देंगे C4 आ जाएगा। इस तरीके से हम कई सारे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन बना सकते हैं। जनरल फार्मूला है अल्केन के लिए CN, उसका 2n+2, अल्कीन के लिए CN, H हमारा 2n, और अल्काइन के लिए 2n-2। क्लियर? चलिए अच्छी बात है। अब देखोगे तो घटना शुरू हो जाता है। पहले जैसे आपने अल्केन लिया, उसमें जितना आपने कार्बन लिया उसका 2 गुना करके +2 ऐड कर दिया। अल्कीन में आए 2 घटा दिया, बस सिर्फ जितना कार्बन लिया उसका डबल करना है, हो जाएगा। उसके बाद आप अल्काइन में आओगे तो और 2 माइनस कर दो, आपने जितना कार्बन लिया उसका डबल करके 2 और घटा दो उसमें से। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। चले आगे, क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। हाँ हाँ, अब हमारे पास आता है प्यारा सा टॉपिक इस चैप्टर का, जो कि है IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC एक संस्था है, देखो क्या है। अभी जितना आपने नाम यहाँ पे कंपाउंड्स जो लिखा है C4H2, C2H6, C2H2, C3H4, इन सब का नाम भी तो लिखना होगा, कुछ ना कुछ नाम तो होगा। आपने देखा भी कुछ कुछ नाम मैंने यहाँ लिखा भी है, मीथेन है, इथाइलिन है, एसिटाइलिन है, तो ये सारी चीज़ें तो नाम कहीं ना कहीं से आई, हमने अपने मर्जी से तो रखा नहीं है नाम को। तो ये नाम कैसे रखा है वही हम समझेंगे, और आपको लिखना भी सीखना होगा। A systematic method for naming organic chemical compounds as established by international IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी कि IUPAC। द इम्पोर्टेंस ऑफ सिस्टमेटिक नेमिंग, तो facilitates facilitates clear communication among chemists, avoid confusion caused by common names, provides information about the structure and functional groups of the compound। अब नाम होने से इजी है ना, जैसे हम सिंपली अगर बोलेंगे अरे भाई जानते हैं उस आदमी को, वो कुछ ऐसा दिखता है, थोड़ा लंबा है, थोड़ा सा ऐसा चपटा है, हाँ थोड़ा सा ऐसा दिखता है, गोरा नरा ऐसा है, तो इस तरीके से आइडेंटिफिकेशन करना मुश्किल होता है। बट अगर हम नाम बता दो, अरे हाँ उसका नाम तो ये था, इधर सपोज अच्छा उसका नाम तो आमिर है, तो आमिर सबको पता चलेगा, अच्छा आमिर नाम के इतने लोग हैं मैं जानता हूँ, उसमें से कोई ना कोई तो होगा। फिर आप उसका पूरा नाम बता दो तो टाइटल ही पता चल गया, अच्छा तो हाँ ये जो बंदा आप जिसके बारे में पूछ रहे हो ये यहाँ रहता है, ऐसा ऐसा है। ये आसान हो जाता है अगर आपको एग्जैक्ट नाम पता हो तो, ठीक है। कॉमन नेम से कंफ्यूजन भी नहीं होता इसमें, क्योंकि सभी के कॉमन नेम्स होते हैं, आप लोगों के भी होंगे, जिसको हम लोग कैसा पेट नेम कहते हैं, ठीक है। तो हमारे जैसे पेट नेम होते हैं, पुकारू नाम जिसको बोला जाता है, तो कंपाउंड्स के भी कॉमन नेम्स होते हैं, ये चीजें हैं इन पर।
उन सभी चीज़ में कन्फ्यूजन ना हो, सभी केमिस्ट्स पूरे वर्ल्ड वाइड एकजुट होकर के एक लेवल पे कनेक्ट कर सके। पता हो कि भाई अगर जैसे बोले कि मैं मीथेन पे काम कर रहा हूँ, तो उसको ही पता चले कि हाँ, मीथेन मतलब CH4 ही होता है। तो पूरे वर्ल्ड में पता है सबको कि मीथेन मतलब CH4 है। ऐसा ना हो कि सबके लिए मीथेन का मतलब अलग-अलग हो जाए। तो उन सभी चीज़ को एक प्लेटफ़ॉर्म पे, एक स्टैंडर्ड पे लाने के लिए कुछ कॉमन रूल्स बनाए गए हैं नामकरण के लिए, जो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे फॉलो होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो नाम एक बार जिसका पड़ गया, उस रूल के अकॉर्डिंग वही नाम पूरा वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया पे कोई भी केमिस्ट हो, हर चीज़, हर लोगों को उसी को मानना पड़ेगा। जो भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जो भी केमिस्ट्री से जुड़े हैं, उनको वही चीज़ फॉलो करना है। तो ये काफ़ी ईज़ी हो गया, और उससे हमें उनके स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानने में भी ईज़ी होता है। ठीक है? ये चीज़ें। आगे देखते हैं। ब्रीफ हिस्ट्री, तो ये तो एग्ज़ाम में आता नहीं हिस्ट्री वगैरह इसकी, बट जान लो, जनरल नॉलेज के लिए लिखा है मैंने। इसका डेवलपमेंट हुआ था, नोमेनक्लेचर रूल्स बिगिन हुआ था 19th सेंचुरी में ही। सबसे पहला जो सिस्टमैटिक रूल आया था वो आया था 1892 में, और अभी तक उसमें अपडेशन चल रही है। तो 1892 में सबसे पहले चीज़ अपडेट हुई थी। सबसे पहले एक कुछ सेट्स ऑफ रूल दिए गए थे जिसके अकॉर्डिंग नामकरण करना शुरू हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। टाइमली टाइमली उसमें अपडेट होता रहा, होता रहा, होता रहा, और अभी तक हम जहाँ तक पहुँचे हैं उसमें बहुत अच्छे से अपग्रेडेशन हो चुके हैं। आपके पास जो चीज़ है वो एकदम सटीक पूरा निचोड़ है। तो ऐसा कोई ना कहे कि सर केमिस्ट्री सिर्फ ख्यालों की दुनिया है, वैसा नहीं है। रियल लाइफ में भी यूज़ होता है इसका। हम जितने सारे जो कंपाउंड्स हमारे पास अवेलेबल है, या यूँ कह लो कि मेडिसिन के वर्ल्ड में इतने सारे मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल है, सब केमिस्ट्री की देन है। अब कोई भी सोप यूज़ करते हो, कोई भी आप डिटर्जेंट पाउडर यूज़ कर रहे हो, कोई भी आप फेस वॉश यूज़ कर रहे हो, ये सब कहीं न कहीं क्या 100% जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपके हैं, सभी में केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। अगर केमिस्ट्री नहीं होगी तो एक कॉम्पोजिशन रेडी करना ही पॉसिबल नहीं है कि किस कॉम्पोजिशन में किसको मिक्स किया जाए तो क्या फेस वॉश तैयार होगा, क्या शैम्पू तैयार होगा, क्या सोप तैयार होने वाला है। वो सारी चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है। तो वो पॉसिबल ही नहीं, तो फिर हम फिर डे टू डे लाइफ में कितना प्रॉब्लम होगा आप देख ही सकते हो। ये चीज़ें तो ऐसा है नहीं कि केमिस्ट्री सिर्फ मन गढ़ंत है, रियल लाइफ में यूज़ नहीं, पूरा यूज़ है इसका। केमिस्ट्री आपको हर जगह दिख जाएगी। केमिस्ट्री, फिज़िक्स ऐसी चीज़ें हैं साइंस में जो हर जगह दिखेगी, बट आपको बस दिखने आना चाहिए, और आपके साथ कोई ऐसा हो जो दिखा सके आपको। तो कुछ-कुछ चीज़ें मैंने दिखाने की कोशिश की, आप उम्मीद है देख पाए होंगे। फिलहाल आते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पे। ओवरव्यू ऑफ नेमिंग रूल्स, कंसिस्टेंसी इन नेमिंग अलाउज फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन। तो ये आप पढ़ लें नाम जानकारी के लिए सिर्फ। की कंपोनेंट्स क्या है, एक हमारे पास है रूट नेम, जो हमें ये बताता है बेस्ड ऑन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की सबसे लंबा कार्बन चेन कौन सा है। दूसरा प्राइमरी सफिक्स होता है हमारे पास, जिसमें टाइप ऑफ बॉन्ड हम बताते हैं, यानी कि जिसका हमने पढ़ा था सिंगल बॉन्ड एन एन होता है, डबल बॉन्ड अल्कीन यानी कि ई एन ई, ट्रिपल बॉन्ड यानी कि आइन अल्काइन वाई एन ई। तीसरा हमारे पास है सेकेंडरी सफिक्स, ये क्या होता है, इंडिकेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स। चौथा हमारे पास है प्रीफिक्सेस, यानी कि इंडिकेटिंग सब्स्टिट्यूएंट। आगे चल के हम बताते हैं कि किसका नाम कैसे और कब क्या लिखना है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला डिफिनेशन क्या है, द लॉन्गेस्ट कार्बन कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन आइटम इन मॉलिक्यूल विच डिटरमाइंस द रूट नेम। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन हमें चाहिए होगा, जैसे मैं एक आपको बना के दिखाता हूँ यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हमने ले लिया। तो हम उसको 8 9 कर देते हैं, एक हम यहाँ पे इसको निकाल देते हैं, और एक चेन मैं यहाँ पे भी निकाल देता हूँ। अब अगर हम यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो आप ज़रा देखो कौन सा नंबरिंग करते हैं, हम यहाँ से देते बोलते 1 2 3 4 5, सीधा चलते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9। ठीक है। अब मान लो ये स्ट्रेट चेन चुन के, ना चुन के हम ये वाला चुन लेते हैं, 6 के बाद हम नीचे आ जाते हैं यहाँ पे 7, या फिर 7 के बाद हम ये नीचे आ जाते हैं 8। अब आप बताओ सबसे ज़्यादा आपको कार्बन कहाँ मिल रहे हैं। तो ये बहुत क्लियर हो जाता है सर कि सबसे ज़्यादा कार्बन तो हमें, मैं एकदम स्ट्रेट चल रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक आ रहा हूँ, तो 9 कार्बन का एक कंटिन्यूअस चेन मिल रहा है, कहीं पे भी चेन ब्रेक नहीं किया हमने। ठीक है। अब ब्रेक करने का मतलब ये हो जाता है, मान लो आपने 1 से लेकर यहाँ तक 7 तक यहाँ काउंट किया, 7 के बाद आप बोले चलो यहाँ गिनती कर लेते हैं 8, इसको मैं बोल दूंगा 9, इसको बोल दूंगा 10। तो ऐसा नहीं करना, बोला सर 10 कार्बन का चेन बन गया ना, ऐसा नहीं होगा। फिर पता चला आपने चेन बनाया कैसे, देखो यहाँ तक आप 6 तक गए, फिर नीचे आ गए, ठीक है, नीचे आए, फिर ऊपर आए, फिर चल गए। ये कोई कंटिन्यूअस चेन तो हुआ नहीं, बीच में तो आपने एक ब्रेक बना दिया गड्ढा से। वो नहीं करना, आपको कंटिन्यूअस चेन चाहिए। उसके अकॉर्डिंग हमें कितना मिला 9, तो इसके अकॉर्डिंग हम एक रूट नेम डिसाइड करेंगे कि 9 कार्बन के लिए हमें क्या लिखना है, वो आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है। द रूट नेम इज डिराइव फ्रॉम द नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इन दिस चेन। जैसे एग्जांपल 6 is 12, तो 6 के लिए हम लोग लेते हैं हेक्स, तो ये हेक्सेन हुआ। मैं दिखाता हूँ, ये देखो कितने कार्बन के लिए कितने
हमारे पास क्या लगता है नाम ये आपके लिए लिखा है, जल्दी से इसको हम लोग नोट डाउन करते हैं। पहला कार्बन में हो गया मिथ, दूसरा एक कार्बन के लिए मिथ, दो कार्बन के लिए ईथ, तीन के लिए देखो, सबके लिए नोट डाउन कर लो, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑफ, नॉन, डेक। जैसे चार था तो ये कितना हो गया ब्यूटेन। जल्दी से नोट डाउन करो। पीछे वाले एग्जाम्पल में अगर हम चले तो पीछे में कितना था, मेन चेन में 9 था, तो 9 के लिए हम क्या लिखेंगे, नॉन। और सभी में सिंगल बॉन्ड था उसमें लिख देंगे नॉन एन, हो गया हमारा नाम खत्म। इतना आसान है नाम लिखना, समझ गए। रूट नेम नोट डाउन हुआ, जल्दी से फटाफट नोट डाउन कीजिए, मैं चलता हूँ आगे, चले फटाक से। चलिए, अब आता है रूट नेम लिखने के बाद हमारे पास अब दूसरा काम ये है, टाइप ऑफ बॉन्ड अपने को देखना है, किस टाइप का बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड होगा तो हम उसके लिए ए एन ई एन लिखेंगे, डबल के लिए इन, ट्रिपल के लिए आइन लिखेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ बॉन्ड टाइप इंडिकेट्स द रिएक्टिविटी एंड प्रॉपर्टीज। तो बॉन्ड टाइप से पता चल जैसे कि आपको पता है सिंगल बॉन्ड लेस रिएक्टिव है, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड हमारा और ज़्यादा रिएक्टिव है, ये हमने पहले ही पढ़ा है। एग्जाम्पल इथीन डबल बॉन्ड है, इथाइन ट्रिपल बॉन्ड है, और मीथेन सिंगल बॉन्ड वाला आदमी है। चले आगे, अब हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? Functional group is a kind of specific group within molecules that are responsible for the characteristics chemical reactions of those molecules. सिंपल समझाता हूँ, जैसे हमारे पास मीथेन है CH4, तो हम क्या करते हैं, जो भी अल्केन्स हमारे होते हैं उसमें से हम एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं। वो हमारा अब जैसे बन गया अब CH3, अब इसमें एक हाथ खाली है क्योंकि कार्बन के 4 हाथ होते हैं जिसमें से हमने एक खाली कर दिया, एक हाथ हमारा खाली है। तो अल्केन में से एक हाइड्रोजन बाहर हम निकाल दें तो ये एक कंपाउंड बन जाता है अल्काइल। अब हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगाना चाहते हैं। फंक्शनल ग्रुप में जैसे एक हमारा नाम आता है अल्कोहल का, एक मिनट तुम इधर देखो आइस, हाँ इसे, ठीक है। जैसे अल्कोहल जिसको हम बोलते हैं सिंगल बॉन्ड OH, ये होता है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, इस CH3 में हम जोड़ देते हैं OH। तो अल्कोहल ग्रुप जैसे आया तो अल्कोहल का अपना प्रॉपर्टी था जो कि अल्कोहलिक प्रॉपर्टी उसके हिसाब से अपना होगा, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। और ये तो मिथाइल हो गया, जैसे मीथेन था ये अल्काइल, ये मिथाइल बना। ये क्या करेगा, अल्कोहल ग्रुप मिथाइल का प्रॉपर्टी पूरे अल्कोहलिक कर देगा। पहले वो सिर्फ मिथाइल था, जो प्रॉपर्टी अपना था वो फॉलो कर रहा था, अब अल्कोहल ग्रुप आया वो बन गया मिथाइल अल्कोहल। अब इस कंपाउंड का प्रॉपर्टी टोटली डिपेंड करेगा उसके ऊपर जैसा प्रॉपर्टी अल्कोहल का होगा। अगर हम इस CH3 के साथ अल्कोहल की जगह पे मान लो एल्डिहाइड लगा देते हैं, हम यहाँ पे एल्डिहाइड यानी कि CHO ग्रुप लगा देते हैं, या फिर इसको हटा के हम कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप लगा देते हैं, तो ये अब एल्डिहाइड वाला फॉलो करेगा, अब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड वाला फॉलो करेगा। तो फंक्शनल ग्रुप इज अ टाइप ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप जो किसी भी अल्काइल कंपाउंड का पूरे तरीके से फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज कर देता है, उसको ही हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, कॉमन फंक्शनल ग्रुप का नाम हमारे पास है यहाँ पर अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके अलावा हमारे पास आता है और वो आते हैं हैलोजेंस। हैलोजेंस में जिसका सिंबल ये होता है, हैलोजेंस में हमारे पास आता है क्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है लिखो, ब्रोमीन, और लास्ट आता है आयोडीन, ये लोग हैं। इसके अलावा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, वो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। रियल लाइफ एग्जांपल से आप इसको सिंपली ऐसा समझ सकते हो, कैसे, जैसे दोस्ती वाला ग्रुप बोला जाता है, अच्छा संगत हो तो अच्छी संगत हो जाती है, बुरा संगत लगे तो बुरी आदत हो जाती है। अब आप कैसा हो उस पर डिपेंड नहीं करता, मान लो आपके अंदर जो हैबिट्स है वो अच्छी हैबिट्स है, ठीक है, लेकिन आप अगर किसी बुरे ग्रुप में शामिल हो जाते हो तो चांसेस है कि भैया उनका जो अगर डोमिनेंट होगा तो वो आप में डोमिनेंट हो जाएगा, या फिर अगर आपका कैरेक्टरिस्टिक्स डोमिनेंट हुआ यानी कि आपकी जो अच्छी आदतें हैं, ठीक है, आपकी जो अच्छी आदतें हैं वो डोमिनेंट है, तो आप उनके ऊपर डोमिनेंट हो जाओगे, तो वो बुरी आदतें छोड़ करके अच्छी आदत बन जाएगा उनका, तो वो आपके जैसे हो गए, या फिर वो, या फिर आप उनके जैसे हो जाओगे, दोनों में कोई एक चीज़ तो पॉसिबल होगा। तो यहीं पे अब मान लो कि आपका सारा प्रॉपर्टी उनमें चला गया, तो यहाँ पे आप एज अ फंक्शनल ग्रुप हो और वो एज अ अल्काइल ग्रुप है। ये हुआ कि आपकी सारी अच्छी आदतें उनमें ट्रांसफॉर्म हो गई, आपने उनको पूरे अपने जैसा बना लिया था। ओवरऑल अब वो पहले जैसा रहा ही नहीं जैसा वो था, अब वो टोटली आपके जैसा बिहेव कर रहा है, आपकी आदतें उसमें आ गई हैं। तो आप एज अ फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे हो गए और वो एज अ अल्काइल ग्रुप हो गया। ये आप ऐसे इजिली समझ सकते हो चीज़ों को। आगे चलते हैं। चलिए, हाँ ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप बुरी आदत आपके पास आ ही जाए, आपके पास भी डोमिनेंट कैरेक्टर हो सकता है, आप खुद भी दूसरे को अपने जैसा बना सकते हो, है ना। ऐसा क्यों सोचना है कि मैं दूसरे के साथ जाऊँगा तो मुझे मेरा आदत खराब ही होगा अगर वो खराब है तो।
मैं दूसरे को अच्छा भी तो बना सकता हूँ, ये भी तो सोचा जा सकता है। ठीक है, पता नहीं लोग ऐसे सोचते क्यों नहीं है, सोचना चाहिए मेरे हिसाब से तो। आगे चलते हैं। अब देखो फिलहाल हमारा मार्कर यहाँ लुका-छुपी खेल रहा है, उसको ढूँढते हैं। जैसे देखो एग्ज़ाम्पल में दिया अल्कोहल में, तो अल्कोहल के लिए ओएल वो सफ़िक्स उसका जो हम लोग यूज़ करेंगे नाम लिखने पे। एल्डिहाइड के लिए एल यूज़ करते हैं, कार्बोक्सिलिक के एसिड के लिए ओइक यूज़ करते हैं, ओइक एसिड। और अमाइन भी एक हमारा होता है जिसके लिए हम लोग अमाइन वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे प्रोपानल, तो एएल जो नाम लास्ट में आ रहा है एल, ये हमारा इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है। ओके, चलो अभी नाम लिखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। के बाद है नंबरिंग द कार्बन चेन, तो कार्बन चेन की नंबरिंग है, इंपॉर्टेंस ऑफ नंबरिंग indicates the position of functional groups and substituents, ensure clarity in the name of the compound। पता चलता है रूल्स ऑफ नंबरिंग, तो हमें रूल ऐसा करना, देखो स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द चेन क्लोजेस्ट टू द फंक्शनल ग्रुप, असाइन लोवेस्ट नंबर पॉसिबल टू सब्स्टिट्यूएंट। रूल याद रख लो, ये हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर है, सबसे कम नंबर हमें देना होता है फंक्शनल ग्रुप को। उसके बाद जो हमारे पास हेलोजेंस होते हैं तो हम सबसे कम से कम नंबर देंगे। हेलोजेंस में जो हमारे पास क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आया वो। उसके बाद हमारा प्रायोरिटी होता है ट्रिपल बॉन्ड, फिर आता है डबल बॉन्ड, लास्ट में आता है सिंगल बॉन्ड। तो ये हमारे पास प्रायोरिटी ऑर्डर ऑर्डर है। इसके अकॉर्डिंग हम नाम करेंगे। सबसे पहला काम हमारा ये कि भाई सबसे कम नंबर देंगे फंक्शनल ग्रुप को, फिर हेलोजेंस यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फिर जो भी सब्स्टिट्यूएंट होगा उनको देंगे। एट द एंड हमारा प्रायोरिटी रहेगा थर्ड बॉन्ड, फिर उसका डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड। ये ऑर्डर पे हम नंबरिंग करेंगे। चले आगे चलते हैं। देखो नेमिंग सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट आ सकते हैं। अगर ये CH3 आया तो मिथाइल होगा, C2H5 मतलब इथाइल, ये प्रोपाइल, क्लोरो, ब्रोमो ऐसा हो गया। ठीक है, आगे कुछ एग्जांपल्स उसको सॉर्ट आउट करते हैं। जैसे ये देखो C5H12, अब ये क्या है क्या नहीं कैसे पता चलेगा? आप चाहे तो इसका पूरा स्ट्रक्चर बना के देख सकते हो। ठीक है, या फिर अब देखो आपको फॉर्मूला, कॉमन फॉर्मूला याद है कि N और H2N+2 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन कितना है? 5 है। यहाँ पे मैं 5 अगर पुट कर दूँ तो 2 × 5 + 2 कितना हो जाएगा? 12। इट मीन्स C5H12 का ऐसा प्रोडक्ट हमारा ये अल्केन है। तो अल्केन में तो सभी सिंगल ही होता है। 5 कार्बन के लिए कौन सा हम लेंगे? पेंट लेंगे। तो पेंट लेंगे, कहीं डबल बॉन्ड है नहीं और कोई फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, तो नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन। आप ऐसे भी नाम लिख सकते हो बिना स्ट्रक्चर बनाए हुए, ये भी पॉसिबिलिटी है। दूसरी बात देखो सेम वही है, C5H12 में से एक बाहर निकाल करके बस ब्रोमीन लगा दिया गया। बस यहाँ पर एक हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट लाया गया ब्रोमीन, तो वो किसी भी नंबर पर हो सकता है, ये एक बात है। तो अब किस नंबर पर होगा ये चूंकि यहाँ पता नहीं, नाम डायरेक्ट है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, डायरेक्ट लिख देंगे, एक नंबर पोजीशन पर हम ब्रोमीन को दे देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा। आप इसको सिंपल लिखो, पेंटेन 1 ब्रोमो, क्योंकि जब ब्रोमीन एज ए सब्स्टिट्यूएंट आता है उसको हम लोग ब्रोमो लिखते हैं, अब पोजिशन के लिए 1 लिखा जाता है। एक नाम लिखेंगे, फिर हाइफन देंगे, फिर दूसरा नाम लिखेंगे, पेंटेन 1 ब्रोमो। तीसरे वाले में देखो ये क्या है? 7 और हाइड्रोजन की क्वांटिटी 14 है। तो यहाँ पे ये क्या, आपको पता है कि ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? डबल बॉन्ड बनाता है, यानी कि वो डबल बॉन्ड ऑलरेडी ले चुके हैं, और 7 × 14 है। अगर आप यहाँ पे 7 रखते हो तो 7 दूना 14, तो 16 पीस हाइड्रोजन होने चाहिए थे अल्केन के लिए। तो 16 नहीं है, क्योंकि 16 की जगह 2 हाइड्रोजन निकाल के वहाँ पर एक पीस ऑक्सीजन है। इसका मतलब ये भी हमारा अल्केन ही है। आप इसको भी बनाओगे C7H14O को, ये भी अल्केन है। अब चूंकि ये हमारे पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन होने पे ये बात हो सकता है कि भाई यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप है या एल्डिहाइड ग्रुप है, क्योंकि आप अगर देखोगे अल्कोहल में OH होता है और एल्डिहाइड में CHO होता है। ठीक है, दोनों की पहचान आसान है। अल्कोहल ग्रुप आपको हमेशा एंड में मिलेगा और एल्डिहाइड ग्रुप आपको हमेशा स्टार्टिंग में मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो मैं बोलूँगा इसको आप अल्कोहल ग्रुप मान के चलो, और एज अल्कोहल ग्रुप इसका नामकरण करना। हमारा मार्कर कहाँ गया? ये हमारा गया। तो यहाँ पे क्या है? C7H14O, तो इसको हम लोग ऐसा अल्कोहल मानेंगे। नाम क्या रहेगा हमारा? 7 के लिए हम लोग हेप्ट लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेप्ट। सिंगल बॉन्ड के लिए एन आता है तो ANE लिखेंगे और 1 ओल कर देंगे एक नंबर पोजीशन पर। ये हुआ। अब देखो इसलिए मैंने यहाँ पे ई नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर ओ आ रहा था, दो वॉवेल्स एक साथ नहीं आते इंग्लिश में कभी भी, तो पहले वाले को हमने काट दिया। तो हम इसका नाम ऐसा भी लिख सकते हैं, हेप्टानोल, ये भी नाम हो जाएगा इसका, हेप्टानोल। क्या मैं क्लियर? कोई परेशानी नहीं हो, ये अभी तक समझने में आसान है, सारी चीज़ें है ना, बिल्कुल आसान है।
अब आगे देखो C4H8O, ये भी एल्केन होगा। बोलो कैसे? अब देखो कार्बन 4 है, कार्बन 4 है तो 4 इंटू अगर हम 2 करेंगे, 4 इंटू 2 कितना होगा? 8, 8 प्लस 2 करेंगे तो 10 होगा। तो यहाँ पर होना क्या चाहिए था? अल्केन के हिसाब से ये C4H10 होना चाहिए था, बट साथ में 2 पीस हाइड्रोजन, अच्छा 2 पीस ऑक्सीजन है यहाँ पर, 1 पीस नहीं है। ओके 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 ओके, 2 पीस ऑक्सीजन है तो कैसा होगा? ये तो कहीं ना कहीं बीच बीच में होगा। इट मीन्स ये 2 नहीं होगा, ये 1 ही होना चाहिए। ये मैंने गलत लिखा है, ठीक है, इसको आप काटो, 1 ही ऑक्सीजन यहाँ पर लो। 1 ही रहेगा क्योंकि 2 हाइड्रोजन निकाल के वहाँ पे 1 ऑक्सीजन आ चुका है, इसलिए अब हाइड्रोजन यहाँ पे देखो C4H10 ये होना चाहिए था अगर ये एल्केन होता, बट 2 हाइड्रोजन हम अगर निकालेंगे तो 2 हाइड्रोजन की जगह पर हम 1 ऑक्सीजन फिट कर सकते हैं। इसका भी नाम वही जाएगा, इसको भी हम ऐसा अल्कोहल ग्रुप मान के ही नाम लिख लेंगे। क्या हो जाएगा? 4 कार्बन के लिए होता है ब्यूट, और ब्यूटानोल ये हमारा नाम हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? अभी मैं और भी बहुत सारे एग्जांपल्स लेके आगे बताऊंगा आपको, चीजें आपको समझ में और अच्छे से आएंगी। चलते हैं आगे, चलिए। ये आपको ध्यान देना है, कॉमन मिस्टेक्स इन नोमेनक्लेचर। क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स आप करते हो अपने कॉमन नाम लिखने में? सो हाईलाइट फ्रीक्वेंट से यही है कि इनकरेक्ट नंबरिंग आप कर देते हो, कभी कभी मिस आइडेंटिफाई कर देते हो फंक्शनल ग्रुप को, फेलिंग टू लिस्ट सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। इसका क्या मतलब है, ये आगे क्वेश्चन लूंगा तो समझाऊंगा मैं, ठीक है। वैसे क्लियर एग्जाम, मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लो आपके पास यहाँ पे एक मिनट, एक यहाँ पे थोड़ा सा इरेजर से इरेज करते हैं इसको। हट जा हट जा, हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ, हट गया, ठीक है। ये अल्फाबेटिक ऑर्डर का मतलब ये है, हमने आपको बताया कि नंबरिंग ऐसा करना है कि सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर भी ले। अब मान लो यहाँ पर हमारे पास है ब्रोमीन, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास है क्लोरीन, ओके, एंड यहाँ पर मेरे पास है आयोडीन। अब नंबरिंग कहीं से भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि दोनों साइड से नंबरिंग ऑलमोस्ट सेम होने वाली है। अब मान लो ऐसा नंबरिंग आप कर देते हो इस साइड से, 1 2 3, और नहीं ये नंबरिंग तो सही होगा ही नहीं क्योंकि इसमें सारे दूर दूर हो जाएंगे। एक बार करके देखते हैं फिर भी, 4 5 6। दूसरा यहाँ से हम कर सकते हैं 1 2 3 4, ये 5 नंबर कार्बन और 6 नंबर कार्बन हुआ। अब दोनों में देखो किधर पे हमारा क्या मिल रहा है, हमें कौन सा कंपाउंड कितना नंबर, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट कितना नंबर मिल रहा है। यहाँ पे इस साइड से अगर हमने नंबरिंग देखेंगे ये वाला साइड में, तो हमें 1 नंबर कॉमा 3 नंबर कॉमा 4 नंबर मिल रहा है। और उस साइड से अगर हम देख रहे हैं तो उस साइड से हमें कहाँ मिल रहा है? 3 एंड किधर गया हमारे पास? 3 एंड 3 के बाद हमारे पास ये था ना 3 एंड 4, 3 कॉमा 4 पे मिला है, 4 के बाद हमें कहाँ मिला है? 6 पे। 6 से हमें ये समझ आता है कौन सा नंबरिंग हमें फॉलो करना, ऊपर वाला नंबरिंग ही हम फॉलो करेंगे, क्योंकि भाई 1 और 3, 1 3 4 पे मिल रहा है, वही हमारा कम से कम नंबर है। ये 3 मैंने इसलिए आपको समझ में आया क्योंकि कई बार ऐसा होगा, आप दोनों साइड से करके देख सकते हो। तो इसको बोलते हैं लोएस्ट लोकन रूल, हमने पहले भी पढ़ा रखा है आपको डिटेल में। आपको वहां देखना होगा कम से कम कहाँ मिल रहा है। अब इसके बाद जब कम से कम मिल गया, आप तो डायरेक्ट नाम लिख दोगे, तो डायरेक्ट नाम लिखना है आपको, बट थोड़ा सोच समझ के। वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं मेनली, आप जैसे, वो ये प्रॉब्लम होता है कि आप लोग नामकरण अल्फाबेटिक ऑर्डर पे नहीं करते हो, जो कि करना होता है। जैसे देखो हमारे पास क्या है, इसको हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट को हम पहले लिखते हैं, तो पहले इसको लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले आता है। सब्स्टिट्यूएंट में अब यहाँ पे क्या है कि 1 नंबर पे कौन है? आयोडीन। तो अब क्या करोगे, आप लिख दोगे 1 आयोडो, अब फिर आप डैश दोगे, फिर आप लिख दोगे 3 ब्रोमो, अब फिर आप लिख दोगे यहाँ पर क्या? 4 क्लोरो। और उसके बाद आपके पास तो मेनली मेन चेन में 6 कार्बन है, आप लिख दोगे सर हेक्स हेक्सेन, खत्म हो गया बात, और कुछ है ही नहीं। और यही हो जाएगा आपका गलत। और ये गलत होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि नाम आपने अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर पे नहीं लिखा। ओवरऑल आपने नंबरिंग ठीक किया, आपने लोएस्ट नंबर चुना 1 3 4, बट जब आप नाम लिखोगे तो आपको ये देखना है सब्स्टिट्यूएंट में कि भाई अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में पहले कौन आ रहा है। अब आप मुझे ये बताओ कि आयोडो, ब्रोमो और क्लोरो में अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में पहले कौन आएगा? तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में बहुत क्लियर है कि पहले जो कंपाउंड आएगा वो आएगा ब्रोमीन, क्योंकि ब्रोमीन अल्फ़ाबेट में पहले आता है बी नंबर पे। तो वो हमारे पास पहले आ रहा है, इट मीन्स हम उसको सबसे पहले हम उसका ही नाम करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से, हमें सबसे पहले लिखना होगा 3 ब्रोमो, उसके बाद ब्रोमीन के बाद कौन आएगा? क्लोरीन, तो 3 ब्रोमो 4 क्लोरो,
और उसके सबसे लास्ट में कौन आएगा हमारे पास, आयोडीन, तो उसको हम लिखेंगे 1 आयोडो। एंड लास्ट में हमारे पास जो भी हमने लिखा है वर्ड रूट हेक्स एंड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड यानी कि हेक्सेन। तो 3 ब्रोमो 4 क्लोरो 1 आयोडो हेक्सेन, ये हमारा होगा करेक्ट नेम। यही हमारा है फेलिंग टू लिस्ट सब्सिट्यूएंट इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, जो मोस्टली आप लोग गलती करते हो। होप तो इस एग्जाम्पल में आपने मिस्टेक अपना समझ लिया होगा और आगे से आप ये मिस्टेक नहीं रिपीट करोगे। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। तो मिस्टेक्स अवॉइड करने का बहुत सिंपल रीज़न है, बहुत सिंपल मेथड से डबल चेक कीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए वेरियस स्ट्रक्चर के साथ। एंड प्रैक्टिस के लिए मैं रिकमेंड करूंगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे एक अपना वीडियो का लिंक दे दूंगा जो मैंने पहले करा रखा है। अभी 1 मंथ पहले ही मैंने पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया था छोटे छोटे पार्ट्स में। वहाँ पर एक वीडियो पर्टिकुलरली है जहाँ पर मैंने अल्केन अल्कीन अल्काइन के बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराया है, तो उसको आप अच्छे से देख लेना, आपके काफ़ी ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी उसको लेकर के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बाकी ये देखो, आस्क द ऑडियंस टू नेम द फॉलोइंग, तो हमारे लिए ऑडियंस तो आप ही है वैसे है ना, तो आपको इनका नाम करण करना है, करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। उम्मीद है आप करोगे। आगे देखते हैं, चलिए। ओके, तो आईएपीएससी नोमेनक्लेचर यहाँ समाप्त हुआ। अब उसमें जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात है वो हम एट द एंड थोड़ा बहुत करेंगे, एक आध क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा नहीं बट कुछ कुछ करेंगे। पहले आईयूपीएससी खत्म करते हैं और मेनली प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बताया नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक रहेगा, वो जाके देखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि वहाँ पे मैंने सिलेक्टिव क्वेश्चंस करा रखे हैं। आगे देखिए, आइसोमेरिज्म क्या है? आइसोमेरिज्म रिफर्स टू द फेनोमेना वेयर कंपाउंड्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चर अरेंजमेंट ऑफ स्पेशियल ओरिएंटेशन। Origin of the word Greek words isos means same and meros means part। तो बहुत सिंपल है। जैसे मान लो एक कंपाउंड हम ले लेते हैं C3H6O, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब देखो O है तो फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है। हम यहाँ पे 3 कार्बन को ऐसे सजा सकते हैं और एक फंक्शनल ग्रुप OH को यहाँ ऐसे भी लगा सकते हैं। फिर हम ये क्या कर सकते हैं कि OH को हम बीच में भी ले सकते हैं और इस तरीके से भी हम अरेंजमेंट लगा सकते हैं। ओके, इसी चीज़ को हम ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई तू इधर ही रहे तो मैं बीच में यहाँ नीचे भी लटका देता हूँ। अब देखोगे इस तीनों में यानी कि C3H6O का ही ये अलग अलग वेरिएंट है, ये एक मिला, दूसरा, ये तीसरा, ये तीसरा। ये फॉर्मूला तो सबका सेम ही है तीनों का, लेकिन स्ट्रक्चर अलग है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोमेरिज्म। फॉर्मूला सेम रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट रहेगा, तो ये हमारा आइसोमेरिज्म कहलाता है। और ऐसा आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और C3H6O एक बहुत ही फेमस कंपाउंड का नेम है जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है एग्जाम में, याद रहेगा। और भी जो टाइप्स के आपको है मैं बताता हूँ अभी कौन कौन टाइप्स के, आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए। मेनली दो तरीके के हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टीरियो। स्टीरियो हमारे सिलेबस में है नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म हमारे पास है, जिसमें एक तो मैंने आपको बताया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, तीसरा है पोजिशनल। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या है कि फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट रहेगा। जैसे कि ये हमारे पास अभी कंपाउंड था, मैं इसी में आपको सारे एग्जांपल समझा सकता हूँ। C3H6O, ओके, चलिए। तो ये मैं इसी में आपको बना के दिखाता हूँ। मान लो ये आपने ऐसे लिया, यहाँ पर आपने इसको एज अ OH ग्रुप बना लिया, ठीक है। अब आप इसके अलावा ये भी कर सकते हो कि भाई C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आप H ले लो, इसको खत्म। एक मिनट, हाँ ये ऐसे कार्बन यहाँ पहले लाओ, ये भी हो जाएगा। यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने 3 कार्बन सेपरेट लिया और OH को अल्कोहल ग्रुप बना दिया। यहाँ पे आपने देखो 2 कार्बन एज ए मेन चेन लिए, तीसरा कार्बन को आपने CHO यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप बनाने के लिए यूज कर लिया। ये भी हो सकता है। तो C6H O का ये दोनों काम है। फॉर्मूला देखो, केमिकल फॉर्मूला सेम है बट दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो गए, तो इस तरीके के आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इसमें फंक्शनल ग्रुप में आपका क्या होगा भैया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट दोनों में मौजूद फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होगा। तो आपको ऐसे दे करके पूछा जा सकता है बनाने का, ये आपको बनाने आना चाहिए। अदरवाइज मैं इसको एक और तरीके से यूज कर सकता हूँ। 2 तो मैंने आपको बना के दिखाया, मैं तीसरा भी यहाँ बना के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये एक मैंने अल्कोहल ग्रुप बनाया, ये एल्डिहाइड, ये 2 तो फंक्शनल ग्रुप हो ही गए। मैं एक और फंक्शनल ग्रुप बना सकता हूँ इसका आइसोमर, क्या, मैं भाई इस O को एज अ ईथर भी तो यूज कर सकता हूँ। ये लो, मैंने O को एज अ ईथर यूज कर लिया। आप बोलोगे हाइड्रोजन का क्या होगा सर?
तो 6 पीस हाइड्रोजन उसको आप कहीं पे भी मेंटेन कर दो। यहाँ पे देखो 3 हाइड्रोजन तो इसको ही मिल जाएंगे, 3 हाइड्रोजन ये ले लेगा, ये हमारा 2 बॉन्ड बना रहा है, 1 हाइड्रोजन ये ले लिया, 1 हाइड्रोजन ये ले लिया, तो कितना हो गया इसका हमारे पास, 3 2 5 हो गया, बचा 1 हाइड्रोजन। तो उसको फुलफिल करना होगा हमें यहाँ पर। अच्छा 1 मिनट चेक करते, शायद वो फुलफिल नहीं हो पाएगा, इसको मैंने लिख दिया, इसको 3 और चाहिए होगा। ठीक है, तो ईथर इसका नहीं बनेगा, ओके कोई बात नहीं, ईथर में ये नहीं जाएगा, ठीक है नहीं हुआ, ये फेल हो गया। बट एल्डिहाइड जो हमारा था अल्कोहल वो सक्सेसफुल है, वो बन जाए, इसमें हाइड्रोजन आप फुलफिल करोगे पूरे तरीके से फुलफिल हो जाएगा, तो ईथर नहीं बनेगा, बट ये दोनों बन चुका है। इस तरीके से मल्टीपल ट्राई लेके आपको देखना होगा कि ईथर बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है, या फिर आप कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हो अगर ऑक्सीजन आपके पास मौजूद है, तो उसमें भी पॉसिबिलिटी। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर देखना होगा बना के, और ये तभी कर पाओगे जब आप मल्टीपल प्रैक्टिस कर रहे होगे क्वेश्चन को। इसके लिए प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बोला, लिंक में वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फटाफट देखिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा जो पोजिशनल आइसोमेरिज्म, इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा, बट पोजीशन अलग होगा। जैसे मैंने पीछे आपको दिखाया है अभी, सी सी एक यहाँ पर हमने ले लिया, और दूसरा यही सेम हम फंक्शनल ग्रुप सेम रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं, देख लो पोजीशन अलग है। अब पोजीशन अलग सिर्फ देखने में नहीं लगना चाहिए, नंबरिंग के हिसाब से होना चाहिए। अगर आप नंबर करोगे, ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, तो यहाँ पर 1 नंबर कार्बन पर ही फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे आप नंबरिंग करोगे तो 2 3, यहाँ पर 2 नंबर कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है, ये नंबरिंग डिफरेंस दिखना चाहिए स्ट्रक्चर में, तो इसको हम कहेंगे पोजिशनल आइसोमर। फिर ठीक है, इसके अलावा एक और आइसोमर यहाँ पर है जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, यहाँ पर मुझे याद आ रहा है अभी, जिसको हम कहते हैं मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म सिर्फ और सिर्फ आपको ईथर ग्रुप में देखने को मिलेगा। मेटामेरिज्म का ये कंडीशन है कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड में अलग अलग अल्काइल ग्रुप रहेंगे। जैसे मैंने ले लिया मिथाइल, और ये हमारा हो गया आपका, इधर हमने ले लिया इथाइल, ठीक है, एक तरफ मिथाइल एक तरफ इथाइल। अब दूसरा मैं इसी का यही सेम फार्मूला को यूज़ करके आपको कोई दूसरा कंपाउंड बनाना होगा, दोनों साइड डिफरेंट डिफरेंट। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, बना सकते हैं किस कुछ भी। हम्म, ठीक है, मैं फिलहाल सब मॉलिक्यूलर फार्मूला को छोड़ दे, C3H7O, और इस साइड में हम दे देते हैं CH3। तो ये हो गया, इसमें देखो एक साइड मिथाइल एक साइड इथाइल, यहाँ पे प्रोपाइल, और एक साइड हमारा मिथाइल, तो इसको हम मेटामेरिज्म के नाम से जानते हैं, जिसके दोनों साइड में अलग अलग ग्रुप हो, लेफ्ट एंड राइट साइड। उतना ज़्यादा है नहीं आपके सिलेबस में, तो चांसेस कम है क्वेश्चन आने के, जस्ट फॉर जनरल नॉलेज बता दिया। फंक्शनल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चरल इंपॉर्टेंट है, और पोजिशनल इंपॉर्टेंट है। अभी आइसोमर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप एग्जांपल से याद रख लेना, चलेगा आपके लिए। यहाँ पर हमने सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का एग्जांपल दिया, ये भी हमारे फंक्शनल ग्रुप में काउंट होता है, ये इजी एग्जांपल से याद रखना। बट मेरी रिकमेंडेशन रहेगी जो मैंने पीछे बताया उसको आप याद रखिए, वो ज़्यादा पावरफुल है। आगे देखते हैं, पोजिशनल आइसोमेरिज्म का भी हमने आपको कहानी पूरा समझा दिया। यहाँ पे भी वही सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, वाला नहीं सिंगल बॉन्ड नहीं, यहाँ पे देखो अल्कोहल है, बीच में हमने एल्डिहाइड लिया हुआ है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे अल्कोहल 1 नंबर पर है, यहाँ पे अल्कोहल 2 नंबर पर है, जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया अभी। आगे चलते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म छोड़ो, ये आपके सिलेबस में है नहीं, तो ये हम करेंगे नहीं, मैंने यहाँ लिखा है बट ये हमारे लिए है नहीं। हाँ, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शन वाला पार्ट हमारे पास है, तो हमें देखना मुश्किल से 10 मिनट लगेगा, फटाक से करके निकलते हैं। तो organic reactions involve the transformation of organic compounds through the breaking and formation of chemical bonds, ठीक है। तो फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनिक रिएक्शन का पार्ट 4 तरीके का टाइप्स का होता है, एडिशनल, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और रीअरेंजमेंट। ये दोनों तो है भी नहीं, एलिमिनेशन भी आपके उतने हैं नहीं, मेनली एडिशन का थोड़ा सा झलक है, एलिमिनेशन का भी थोड़ा सा झलक है। फटाफट देखते हैं क्या होता है। तो इन एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, सिंपल, typically occur with unsaturated compound, unsaturated compound it means डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, उस पर एडिशन हम कर सकते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर C2H4 यानी कि इथीन का, इथीन में हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड क्या होगा, अब दोनों के बीच में बाउंड यहाँ पे ब्रेक होगा, और हाइड्रोजन जाके एक एक कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन इधर ऐसे ऐसे लगा रहता है ना, ये हमारे इथीन का स्ट्रक्चर हुआ। तो यहाँ पे होगा क्या, सिंपली कि भाई ये जो हमारे पास डबल बॉन्ड है एडिशन रिएक्शन में, ये डबल बॉन्ड हमारा ब्रेक होगा,
अब ब्रेक होकर के एक हाइड्रोजन यहाँ आके अटैच हो जाएगा, एक यहाँ आके अटैच हो जाएगा। तो जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो मिलेगा C2H6 यानी कि इथेन। तो इथीन से इथेन हम बना सकते हैं कैसे? बाय एडिशन रिएक्शन। तो ये हमसे पूछता है एग्जाम में कि हाउ कैन यू कन्वर्ट इथीन टू इथेन। इथीन से इथेन हम कैसे बनाएंगे? तो भाई सिंपल, बाय एडिशन रिएक्शन बनाएंगे। इसमें कुछ नहीं, बस ये रिएक्शन एज इट इज लिख के आना है। मैकेनिज्म हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि सिलेबस पे नहीं है। एडिशन रिएक्शन का और भी देखो एक टाइप है, C2H4 में हम HBr का रिएक्शन कराएंगे तो C2H5Br बनेगा। दोनों ही ऐड हो गया, HBr पूरे तरीके से ऐड हो गया यहाँ पर। ओके, दो चीज ऐड हो सकता है क्योंकि यहाँ पे इथीन में हमें याद रखना है कोई भी अगर हमारे पास एल्कीन है तो उसमें डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तो एक बॉन्ड इसका खाली हुआ, एक बॉन्ड इसका खाली हुआ। अब इसके पास ब्रोमीन चला गया, मान लो इसके पास हाइड्रोजन चला गया, तो मामला क्लियर है। और दो दो हाइड्रोजन पहले से दोनों के पास है, तो ये एडिशन हमारा सिंपल होता है। ठीक है, और ये छोड़ दो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आपके सिलेबस पे है नहीं तो इसको छोड़ दो, उसको क्लियर करते हैं। फिर एलिमिनेशन एडिशन का ठीक उल्टा पार्ट है। अब मान लो, मैं उसी को आपको बताता हूँ। मान लो हमारे पास जो बना था, क्या बना था? C2H6, ये हमारे पास इथेन था। अब इसमें हम दो हाइड्रोजन निकालेंगे, इसको हीट देंगे, हीट देने से बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, दो हाइड्रोजन निकल जाएगा, वापस से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो ये हमारा वापस से C2H4 बन जाएगा। सिंपल प्रोसेस है। ओके, देखो अभी क्या था, इनके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड था, तीन तीन हाइड्रोजन थे। हमने क्या किया, हीट दिया और दो हाइड्रोजन हमने यहाँ से भगा दिया। एक हाइड्रोजन इस कार्बन का, एक हाइड्रोजन इस कार्बन का, ये भी भगा दिया, ये भी भगा दिया, भाग गया दोनों। तो वो दोनों जब भाग जाएंगे तो इनके बीच में हो जाएगा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो ये वापस क्या हुआ, इथेन से बन गया इथीन। तो जब इथेन से इथीन ये बन गया, इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये भी एक उल्टा प्रोसेस है। आपसे पूछ सकता है हाउ कैन यू प्रिपेयर इथेन टू इथीन, तो एलिमिनेशन, हाइड्रोजन को एलिमिनेट करके हम बना सकते हैं। ओके, बाकी एक फेमस यहाँ पे एग्जांपल आपके लिए, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल किया जाता है। मान लो आपके पास एक इथाइल अल्कोहल है C2H5, तो आप यहाँ से अल्कोहल बाहर निकाल सकते हो और अपना एल्कीन ले सकते हो। ठीक है, सिंपल। हमारे पास कंपाउंड है C2H5OH, तो हमें एलिमिनेशन करना है। एलिमिनेशन हम किसका करेंगे? यहाँ से वाटर बाहर निकाल देंगे, वाटर बाहर निकला और हमें हमारा कंपाउंड मिला एल्कीन, खत्म। ओके, चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया, कन्वर्जन इथानॉल टू इथेन। ये मैंने सिलेक्टिव कन्वर्जन से आपके लिए दिए हैं जो मेनली इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन सिंपली समझा दिया, डिहाइड्रेशन ऑफ टर्सरी अल्कोहल्स। तो ये उतना मत कीजिएगा, आप इसको भी छोड़ दीजिए, आपके सिलेबस पे ये भी नहीं है, मैंने पता नहीं क्यों लिख दिया था। तीन चीज बताएं, कन्वर्जन इथेन टू इथीन, फिर इथीन टू इथेन, फिर इथानॉल टू इथेन। बस इतना ही आपको याद करके चल रहे। ओके, अच्छा अभी मैंने एक चीज जो बोला वो क्या था, इथानॉल टू इथेन। अभी आपने यहाँ क्या बनाया है, इथानॉल से आपने इथीन बनाया। ओके, तो इथानॉल से इथीन आपने ये बना लिया, और आपको पता है कि अगर आपके पास इथीन मौजूद है तो इथीन में आप एडिशन रिएक्शन करा सकते हो, प्लस H2 अगर आप कर दोगे दोबारा से तो ये क्या बन जाएगा आपका, फिर से इथेन बन जाएगा। तो अगर इस रिएक्शन को हमें एक लाइन में लिखना हो तो हम इसको ऐसे लिखेंगे एग्जाम में, तरीके से आप लिख देना कि भाई हमारे पास है इथानॉल C2H5OH, हम इसका करेंगे डिहाइड्रेशन यानी कि पानी बाहर निकाल देंगे। पानी बाहर निकालने से हमारे पास बन गया C2H4। वापस अब इस C2H4 में हम एडिशन करेंगे हाइड्रोजन का, इसको बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन इस प्रोसेस को। ये बन जाएगा हमारा C2H6। ठीक है, हम प्रोसेस का नाम भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सिंपल है। ये जो प्रोसेस हुआ इसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन, यानी कि पानी का बाहर निकलना। तो ये हो गया हमारा डिहाइड्रेशन। और ये हुआ हमारा H2 यानी कि हाइड्रोजन, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजिनेशन। तो ये आप लिख देना। बस यहाँ से क्या हुआ, ये डायरेक्ट कन्वर्जन हमारा हो गया इथानॉल टू इथानॉल टू इथेन। ये भी आपसे पूछेगा तो आप इजीली इसको बना दोगे। बाकी जो रिएक्शन वाला पार्ट हमने आपको इनऑर्गेनिक में समझाया है उतना ही होता है, उतना ही सही रिलेटेड आपको एग्जाम में सवालात पूछे जाते हैं, उससे ज़्यादा कुछ पूछे जाते नहीं। फिर यहाँ पर हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट टोटल कंप्लीट हो गया। अब इससे ज़्यादा हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं है पढ़ने के लिए, इतना पढ़ लीजिए। बाकी मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है, ओके, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ अपने पुराने वीडियोस का, जो पिछले ज़्यादा पुरानी है, इसी साल का, पिछले मंथ मैंने पढ़ाया उसमें।
सेलेक्टिव क्वेश्चन से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको जाइए, प्रैक्टिस कीजिए। आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन तो वहाँ मिलेंगे आपको, और नोमेनक्लेचर, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड भी क्वेश्चन मिलेंगे। छोटे छोटे वीडियो है, पार्ट में एक एक करके देखिए, बहुत ईजी होगा देखने के लिए, और उसको आप इजीली अंडरस्टैंड भी कर लोगे। इतना हो जाता है। इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट करना। अगर आपको और मल्टीपल क्वेश्चंस चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो मैं और यहाँ पर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करा दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म किया। उम्मीद है इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक हमने समाप्त कर लिया। पिछले में तो साउंड गया था, इसमें सब चीज़ टकाटक है। अब इसको कंप्लीट आप कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि 8 तारीख को आपको ये मिलने वाला है। 8 तारीख ये हमारा कंप्लीट होगा। देन मेरा नेक्स्ट जो ट्राई रहेगा, 9th गैप होगा, 10th ऑफ जनवरी या फिर 11th ऑफ जनवरी, 10th या फिर 11th को मेरा पूरा कोशिश है कि लाइफ साइंस में हम जो 50% होगा, जो चैप्टर 1 कंप्लीट है, चैप्टर 2 या फिर चैप्टर 2 या चैप्टर 3, आपके टोटल 4 चैप्टर्स हैं फिजिक्स में। सॉरी सॉरी, टोटल 5 चैप्टर्स हैं। तो 5 में से मेरी ट्राई रहेगी छोटे छोटे 3 चैप्टर्स या फिर बड़े बड़े 2 चैप्टर्स, यानी कि जो पहला चैप्टर है पूरा, वो एक पूरा बहुत बड़ा चैप्टर है। लास्ट में जो 5वां चैप्टर वो बहुत बड़ा है। या तो इन दोनों का एक लेक्चर आएगा या फिर बीच में जो 3 चैप्टर्स उनके कंबाइंड लेक्चर्स आ जाएंगे। तो देखते हैं, जो पॉसिबल होगा आपको 10th या 11 जनवरी को वो मिल जाएगा। उसके बाद फिर एक दिन गैप लेकर के हम लोग 14th में वो वाला कंप्लीट कर लेंगे, जो बाकी लाइसेंस बच जाएगा। ज्योग्राफी का पोर्शन एकदम लास्ट में आएगा 15th को या फिर 16th को, बट देखते हैं। कंप्लीट हो जाएगा। हमारा टारगेट है 15 जनवरी तक कंप्लीट करने का, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी 15 जनवरी तक कंप्लीट कर देने का। फिलहाल आज के वीडियो हमारे यहाँ पे समाप्त होता है। मैं यहाँ पे लेता हूँ आप लोगों से अलविदा। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, सारे कंटेंट का फायदा उठाइए। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आपके पास अवेलेबल है, व्हाट्सएप पे भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो हमसे, ओके। बाकी ये जो नोट्स है सारे, मैं नोट्स एप्लीकेशन पे अपडेट कर दूंगा। अभी तक अपडेट हुए नहीं है, सब अपडेट कर दूंगा। जितने भी लेक्चर्स मैंने पढ़ाए थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अभी ये हमारा फिजिकल केमिस्ट्री, इससे पहले जो फिजिकल साइंस है, सभी वहाँ पे अपडेट कर दूंगा। जा करके आप डाउनलोड करके भी वहाँ पे नोट्स बना सकते हो। और लेक्चर के दौरान भी नोट्स अगर आप बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात। चलते हैं, ठीक है। मुझे दीजिए अलविदा। बहुत जल्द मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम।